हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होपफुली यू आर डूइंग वेल। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर, दैट इज़ द डायरेक्टिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग, सीखने के लिए बहुत कुछ। एंड द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहले हमने देखा मैनेजमेंट फंक्शंस में क्या की जाती है, प्लानिंग, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom एंड व्हेन। उसके बाद वी विल अरेंज द फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और अदर नेसेसरी रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट डिफाइनिंग वर्किंग रिलेशनशिप। देयर आफ्टर वी विल अरेंज द ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज द स्टाफिंग। नाउ up to this stage, that is up to the staffing, all things are set up. Now it's time to start with the functioning, that is ready, steady and go. So let's start. Ready, steady and go. Once the organization is ready with all the resources, time begins to start the action. Directing is initiating action. Please underline this. Directing is initiating action. Directing के अंदर देखो, आपने मूवी में भी सुना होगा डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो मूवी पूरी डायरेक्ट करते हैं। ये शॉट लेना है, यहाँ से लेना है, कट, ये मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद क्या किया, अपने रिसोर्सेज अरेंज किए, कौन पैसा लगाएगा, कैसे होगा, उसके बाद स्टार कास्ट फाइनल करी, उन्होंने स्टाफिंग करी, उसके बाद डायरेक्टिंग शुरू हुई, दैट इज़ मूवी बनना शुरू हो गई। सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में हमने प्लानिंग करी, रिसोर्सेज अरेंज किए, स्टाफ अरेंज किया, अब हम एक्चुअल फंक्शनिंग अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ डायरेक्टिंग इज़ इनिशिएटिंग एक्शन। इस चैप्टर के अंदर हमने ब्रॉडली 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने। द फर्स्ट वन इज़ सुपरविजन, the second one is motivation, the third one is leadership and the fourth one is कम्युनिकेशन। थोड़ा ये मैं आपको आगे पीछे पढ़ाऊँगा। मैं आपको सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ मोटिवेशन। मोटिवेशन के बाद आई विल डिस्कस द कम्युनिकेशन, देन आई विल कम टू द लीडरशिप एंड देयर आफ्टर आई विल डिस्कस द सुपरविज़न। उससे हमारे समझने में चैप्टर को बहुत आसानी होती है। अभी डायरेक्टिंग सिर्फ आप इतना समझिए, दैट इज़ डायरेक्टिंग इज़ इनिशिएटिंग एक्शन। कोई फीचर्स, कोई प्रिंसिपल्स अभी हमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सीधे हम यहाँ से स्विच ओवर हो रहे हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज़ द मोटिवेशन। तो बुक खोल लीजिए फटाफट। सुपरविजन अभी हम स्किप कर रहे हैं। तो मैंने आपको जैसा बोला, लेट्स स्टार्ट विद द मोटिवेशन। मोटिवेशन होता क्या है? अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर मोटिवेशन आपको डिस्क्राइब करूं, तो मोटिवेशन का मतलब होता है इट इज़ द रीज़न फॉर डूइंग समथिंग। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई, इनफैक्ट राइट नाउ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि आपको या तो अपनी नॉलेज बढ़ानी है या आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो द रीज़न बिहाइंड डूइंग एनीथिंग, तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ये भी क्या है, एक अपने आप में मोटिवेशन है, जिसके कारण, जिसके रीज़न की वजह से आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मोटिवेशन इज़ इन वेरी सिंपल वर्ड्स इज़ द रीज़न फॉर डूइंग समथिंग। इट इज़ द रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, और यू कैन से इट इज़ द ड्राइव टू वर्क। आप क्यों काम कर रहे हैं, क्या ड्राइव है उसके पीछे, क्या फोर्स है जो आपको काम करने के लिए मजबूर कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज मोटिवेशन। आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर राइट नाउ, देयर इज सम मोटिवेशन बिहाइंड दैट, आई हैव टू इंक्रीज माई सब्सक्राइबर्स। ओ यार, उससे याद आया, सब्सक्राइब किया अभी तक तुमने? भूल जाते हो यार, फटाफट करो। चलो, सब्सक्राइब और वर्ड ना बोलता तो मुझे याद भी नहीं आता है। तो फॉर एवरीथिंग देर इज़ अ रीज़न जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दैट इज़ टेक्निकली कॉल्ड एज मोटिवेशन। तो एक बहुत ही स्टूडेंट लेवल एग्जांपल दिया है मैंने इसमें। आइए, मोटिवेशन इज़ अ रीज़न फॉर डूइंग समथिंग। फॉर एग्जांपल, एज ए स्टूडेंट, व्हाट मोटिवेट्स यू फॉर स्टडी? You may answer, as commerce student, I want to take admission in SRCC, or I want to live comfortable life, or I want to score more marks than my cousins. कुछ भी हो सकता है, जनरली यही कारण होते हैं। एनी फोर्स विच इज़ पुशिंग यू टू वर्क टुवर्ड्स गोल्स इज मोटिवेशन। मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, एज अ स्टूडेंट, एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर, एवरीवन हैज़ इट्स ओन ड्राइव टू वर्क।
इन द ऑर्गेनाइजेशनल, ये सिर्फ आपकी ज़रा अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार रीड कर रहा हूँ, आप बुक में देख सकते हैं, सेम वर्ड्स लिखे होंगे मेरी। इन द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट मोटिवेशन इज नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई पर्सनल। एक एग्जाम्पल से समझो ये जो पहली सारी लाइन है। फॉर एग्जाम्पल, अंकित लाइक्स जॉब एनरिचमेंट एंड एक्सप्लोरिंग वेरियस फील्ड्स इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग रिपीटेड जॉब। आपके यहाँ एक एम्प्लॉय है जो कि तरह तरह की जॉब्स करने में इंटरेस्टेड है, वो रिपीटेड जॉब्स नहीं कर सकता, एक जॉब वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं कर पाता, उसे नए नए काम सीखने की आदत है। देयरफॉर टू मोटिवेट हिम ऑन रेगुलर बेसिस नेसेसरी टू प्रोवाइड हिम एनालिटिकल जॉब। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को अगर आपको रिटेन करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसे आपको एनालिटिकल जॉब्स देने ही पड़ेंगे। तो आपको एक बेसिक आइडिया मोटिवेशन के बारे में अभी तक मिल चुका है। सीधा सा, इट इज़ द रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, इट इज़ ड्राइव टू वर्क, ठीक है। एंड अब एक इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू एबिलिटी मल्टीप्लाई बाय मोटिवेशन। देखिए, हो सकता है किसी पर्सन, मिस्टर ए है, उनके अंदर एबिलिटी बहुत है, बट अगर उनके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है तो कभी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। कई बार देखा होगा हमने, सर्कल के अंदर भी हमने देखा होता है कई बार कि कोई एक हमारा दोस्त है या कोई कज़न है या XYZ कोई भी है, एबिलिटी बहुत होती है बट परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रही होती, क्योंकि कई बार मोटिवेशन लैक कर जाता है। वंस किसी पर्सन के अंदर एबिलिटी है और उसको मोटिवेशन प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसकी परफॉर्मेंस प्लस नहीं होती है, उसकी परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई होती है। एंड दैट एग्जैक्टली द इक्वेशन इज परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू एबिलिटी मल्टीप्लाई मोटिवेशन। ये इक्वेशन आप एग्जाम में लिख कर आ गए ना, टीचर आपके इम्प्रेस हो जानी है और आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एज मिलेगा। हाईलाइट करके लिख के आना, ठीक है। तो आइए, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग पीपल टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। For motivating the individuals working in an organization, motivation include 3 aspects. Now, what are these 3 aspects? सबसे पहले अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है तो उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो नीड्स क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स का मतलब क्या है, कोई एक ऐसी चीज़ जिससे उसके अंदर एनर्जी आ सकती है, विच, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज आप 12th के स्टैंडर्ड के अंदर हैं या CS कोर्स कर रहे हैं, वट एवर। अब पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया दैट यू आर लैकिंग मोटिवेशन, यू आर नॉट डूइंग स्टडीज़, वाई सो, बिकॉज यू वांट अ न्यू फोन और न्यू बाइक और न्यू स्कूटी, वट एवर। सो व्हाट दे डिड कि ठीक है बेटा, अगर तेरे 90% आए ना, तेरे को iPhone 10 दिलवा देंगे, ठीक है, या सैमसंग का ये फ़ोन दिलवा देंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, उन्होंने आपकी नीड आइडेंटिफाई करी कि इसकी नीड है, इस समय से फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, बाइक चाहिए, स्कूटर चाहिए, वॉट एवर चाहिए। तो उस नीड को आइडेंटिफाई किया। नीड मतलब दैट समथिंग विच इज़ गोइंग टू एनर्जाइज यू फॉर डूइंग पर्टिकुलर टास्क। उसके बाद नीड को आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्या होता है, एक टेक्निक डिज़ाइन की जाती है। अब यहाँ पर जैसे पेरेंट्स ने टेक्निक बनाई कि भैया इसकी नीड ऐसे फ़ोन चाहिए, इसलिए लैक ऑफ मोटिवेशन हो रखा है, तो उन्होंने टेक्निक क्या बनाई कि बेटा एक काम कर, एक शर्त रखी है आपके सामने कि 90% प्लस मार्क्स आएंगे तो यू विल गेट दिस थिंग। सो दिस इज़ व्हाट द technique, the incentive. So motivation includes first identification of needs. You have to identify the need of another person. Second, you have to design the incentive, that is the technique, ठीक है। and third one, उन्होंने टेक्निक डिज़ाइन करी अपने मन में, उसके बाद आपको कम्युनिकेट किया पेरेंट्स ने कि ठीक है बेटा, अगर ऐसा किया तो आपके वो जो आपकी नीड है, चाहे फ़ोन है, जो भी है, वो आपको मिल जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन। उसको हम क्या बोला हमने, इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए 3 चीज़ें हैं, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग मोटिव्स, उसके बाद डिज़ाइनिंग टेक्निक्स, एंड द थर्ड वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज़ कॉल्ड एज मॉडर्न अप्रोच ऑफ मोटिवेशन। Identification, motive of individual. Motive is derived from Latin word over, which means to move. Motive is an inner state. It directs, energizes and activates behavior towards the goal. For example, the need for food, shelter and cloth. बट आज सब वो कर रहे हैं A to Z, मतलब आप जितने भी अपने सर्कल में देखेंगे, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, क्यों कर रहा है, द अल्टीमेट नीड, द अल्टीमेट मोटिव उसको पूरा करने के लिए, द नीड फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथ, बेटर लाइफ स्टाइल, हायर स्टेटस इन सोसाइटी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोटिव. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द पर्पस विद विच इंडिविजुअल हैज़ ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एम्प्लॉयज़ टर्नओवर. कई बार क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें
प्रमोशंस चाहिए होते हैं, किसी को टीयर रिकॉग्निशन चाहिए होता है, किसी को सैलरी से मतलब होता है, किसी को जॉब एनरिचमेंट से मतलब होता है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि किस एम्प्लॉय की क्या प्रायोरिटी है एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके लिए मोटिवेटर्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं, इंसेंटिव्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं। डिज़ाइनिंग टेक्निक्स फॉर अचीवमेंट ऑफ सच मोटिव्स विच इज़ नोन एज incentives, or you can say the motivators. After identifying the motive of individuals employees, it is necessary to design suitable incentive schemes so that employees can achieve their personal objective while contributing for goals. Incentives designed by management like bonus देना, profit sharing देना, ठीक है, to motivate individual is known as motivator. And the third one is implement करना. Here implementation means communicating various incentive schemes to individuals. मोटिव है, मोटिवेटर के बाद क्या आएगा आपका मोटिवेटर। मोटिवेटर पहले अपने मोटिव मतलब नीड को आइडेंटिफाई किया, फिर टेक्निक डिज़ाइन करी, टेक्निक डिज़ाइन करी इज कॉल्ड एज मोटिवेटर, फिर आपने उसे क्या किया इम्प्लीमेंट, और फिर अल्टीमेटली जिस भी पर्सन का आपका पूरा मोटिवेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मोटिवेशन प्रोसेस। दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड. Need is something which is going to energize the person, designing the technique, that is the motivator, incentives, and implementing it. And after that you can make this diagram. Obviously this is going to add on your marks. There was the traditional approach of motivation, just आपके example के, which is also known as carrot and stick approach. Under this employees are rewarded for performance and punished for non-performance. लेकिन आज के dynamic business environment के अंदर, business culture के अंदर ये approach जो है वो आप follow नहीं कर सकते। इसके बाद फीचर्स ऑफ मोटिवेशन एंड मोटिवेशन प्रोसेस मेरी बुक में दिए हुए हैं, दैट इज़ फॉर योर रेफरेंस ओनली, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस नाउ, ठीक है। और जिनके अगर कोई वीडियो देख रहे हो और सिलेबस का जिनका पार्ट भी है अगर किसी स्टेट बोर्ड के, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है, हर एग्जाम्पल के साथ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट पढ़िए, जब मैं इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं आपको पूरा मोटिवेशन समझा दूँ, उसके बाद आप इसे पढ़िएगा। नाउ अब है नेक्स्ट पार्ट हमारा मास्लोज हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड इन्फॉर्म योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। Hello friends, welcome back. Let's start with the Maslow's need hierarchy theory of motivation. Very important topic and 101% क्वेश्चन आने के इसके ऊपर चांसेस होते हैं। बड़े ध्यान से एक एक चीज़ सुनिएगा, समझिएगा, और जो मैं अंडरलाइन करवाऊँ वो आप बुक में मार्क करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एग्जैक्टली है क्या? सबसे पहले हमें एक वर्ड समझना है यहाँ पर, हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है एक सीक्वेंस, चाहे लोअर से अपर्स की साइड हो, चाहे अपर से लोअर की साइड हो। हायरार्की इज अ सीक्वेंस, इट कैन बी इन असेंडिंग ऑर्डर और इट कैन बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आइए जरा, हायरार्की हमने समझ लिया। हायरार्की ऑफ नीड्स, हायरार्की इज अ सीक्वेंस, नीड्स जो आपकी ज़रूरतें हैं। तो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या हुआ? नीड्स का एक सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में कोई भी पर्सन अपनी नीड्स को फुलफिल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन के पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो क्या वो सीधे BMW कार के बारे में सोचेगा? नहीं। उसके दिमाग में पहला आइडिया क्या आएगा कि यार कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो कि रोज़ रोज़ जो खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है ये सोचना ना पड़े, एटलीस्ट मैं ये सिक्योर तो हो जाऊँ कि मुझे खाने को जब चाहिए मिल जाए। फिर उसके बाद वो क्या सोचेगा कि यार रहने के लिए घर मिल जाए, फिर अच्छे कपड़े पहनने को मिले, मतलब एक, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्कूटी पे आएगा, फिर कार पे आएगा, फिर उससे बड़ी कार पे आएगा, फिर जाके कहीं आपकी लग्जरी कार के बारे में बंदा सोच सकता है। तो हायरार्की ऑफ नीड्स है क्या? मीन्स द ऑर्डर इन विच एनी पर्सन डिजायर्स टू फुलफिल हिज और हर नीड्स। अब ध्यान से देखिएगा, मास्लो की जो आपकी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, इसके अंदर बेसिकली 4 एजम्पशंस हैं। वो 4 एजम्पशंस क्या हैं आइए समझते हैं। सबसे पहली एजम्पशन, किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है, किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है वो उसकी नीड्स पे डिपेंड करता है, और जब वो उसकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है तो उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। इसका मैं आपको सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप स्कूल से आते हैं तो होता क्या, उस समय भूख लग रही होती है, हल्की हल्की या तेज लग रही होती है, भूख लग रही होती है। आप घर में घुसे, द मोमेंट यू एंटर्ड और मम्मा ने या पेरेंट्स ने कुछ भी आपको बोल दिया,
तो उस समय क्या होता है, एकदम भड़क जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी उस समय भूख लगी हुई है, उस समय आपको चिड़चिड़ापन होता है, कुछ आपको बात बोल दी जाए, एकदम आपके शरीर से ब्लास्ट हो जाता है, आप चिल्ला पड़ते हो। तो बट अगर आप आए, आपने खाना खा लिया, उसके बाद पेरेंट्स आपको कुछ भी बोले, आपके शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? खाना खाने से पहले अगर आपको कोई बात बोली गई तो आपको इतना फर्क पड़ा, आप एकदम चिल्लाने लग गए, और खाना खाने के बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस इज व्हाट आपका बिहेवियर आपकी नीड पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे आपकी नीड सेटिस्फाई होती जाती है, आपका बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस होता है। ये जो थ्योरी है, यूनिवर्सल थ्योरी है, हर जगह हमें देखने को मिलती है। पहले आप इसकी एजम्पशंस को देखिए। तो पहली एजम्पशन होपफुली आपको समझ में आ गई, पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सेटिस्फेक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। उसके बाद क्या होता है, इंसान की जो नीड है वो एक हिरार्कियल ऑर्डर के अंदर है। हिरार्कियल ऑर्डर के अंदर मतलब फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। ये नहीं है कि अभी तो क्या बोलते हैं, बंदा सोच रहा है कि यार खाने का इंतजाम हो जाए शाम के किसी तरीके से, जो डेली भटकना पड़ता है वो ना भटकना पड़े, और दूसरी तरफ ही वो आज रात को खाना भरपेट मिल गया तो सोचा यार BMW कार मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है। एक हिरार्की के अंदर नीड चलती है फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल। आइए, पीपल नीड्स आर इन हिरार्कियल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स टू हायर लेवल नीड। उसके बाद एक सेटिस्फाइड नीड एक व्यक्ति को लंबे समय तक मोटिवेट नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनिए, वही वाला दूं क्या, आईफोन वाला? चलो ध्यान से सुनिए। पेरेंट्स ने बोला बेटा बोर्ड में अगर 95% प्लस आ गए तो आईफोन 10 मिल जाएगा। अरे यार सर अभी तो 90%, तब 95 कर दिया, पिछली वीडियो में तो 90 था। चलो कुछ नहीं होता, 90 पे आ जाओ। तो पेरेंट्स ने बोला 90% आ गए तो आईफोन 10 मिल जाएगा। आपने 99% लेके आए, 9% का बोनस दे दिया, आईफोन 10 आपको मिल गया। उसके बाद जब आपको फ़ोन मिल गया, नेक्स्ट लेवल पे अगर आपको मोटिवेट करना है कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, वट एवर, तो आपको बार बार ये कह के कि देख तेरे को आईफोन 10 दिलवाया था, अब तू सीए के एग्ज़ाम क्लियर कर, आईफोन 10 दिलवाया था तो आईआईटी के एग्ज़ाम क्लियर कर, मोटिवेट किया जा सकता है? नहीं। वो नीड तो हो गई सेटिस्फाई। अगर आपको यू हैव टू मोटिवेट अगेन, देन आपको कोई नई टेक्निक दोबारा से डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो सी, a satisfied need can no longer motivate a person, only next higher level need can motivate him। और हिरार्की के नेक्स्ट ऑर्डर पे पर्सन तभी जाएगा जब उसकी लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। हाँ या ना? अरे भाई बताया तो सही, पहले खाने के लिए सोचेंगे, फिर रहने के लिए सोचेंगे, फिर कपड़े के लिए सोचेंगे, उसके बाद गाड़ी घोड़ा सोचेंगे। हाँ या ना? तो नेक्स्ट लेवल पे पर्सन कब पहुंचेगा? जब उसकी लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई। तो दीज आर द 4 assumptions। द फर्स्ट इज पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड, सेटिस्फेक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, पीपल नीड्स आर इन hierarchical order from basic to higher level needs, a satisfied need can no longer motivate a person, only a higher level need can satisfy, a person moves to the next level of hierarchy only when lower level need is satisfied। now ये जो hierarchy of 5 needs of Maslow है, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। इसके ऊपर केस स्टडी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक, या जिसको हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। बेसिक या फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? जिसके अंदर बंदे की रिक्वायरमेंट होती है बेसिक इम्यूनिटीज़ की, लाइक रिक्वायरमेंट फॉर फूड, रिक्वायरमेंट फॉर शेल्टर, रिक्वायरमेंट फॉर क्लोथ। दीज आर द बेसिक इम्यूनिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड टू लिव द लाइफ। सो दीज आर कंबाइनली नोन एज बेसिक या फिजियोलॉजिकल नीड्स। जो एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, जो इंडिविजुअल को सैलरी मिलती है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, दैट हेल्प्स इन फुलफिलमेंट ऑफ सच नीड्स। सो रिलेटेड टू पब्लिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ, लाइक बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ लाइक सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस, इट इंक्लूड्स ह्यूज रिक्वायरमेंट लाइक शेल्टर, क्लोथिंग एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, केस स्टडी आइडेंटिफिकेशन में आपको हेल्प मिलेगी। बेसिक पे हेल्प्स टू सेटिस्फाई दीज नीड्स। देयरआफ्टर जो नेक्स्ट लेवल नीड्स आती हैं, दैट इज द सिक्योरिटी, और यू कैन से द सेफ्टी नीड्स। देखिए, जब इंसान को फूड, शेल्टर या क्लोथ, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, इसकी जब ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है, रोटी कपड़ा मकान की, तो नेक्स्ट लेवल इज सिक्योरिटी या सेफ्टी। इसके अंदर व्हाट द पर्सन वांट इज द जॉब सिक्योरिटी, कि यार
अब ठीक है, अरेंज हो जाता है, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथ हो गया, इस सब का अरेंजमेंट हो गया, लेकिन आई वांट नाउ जो जॉब सिक्योरिटी, कि मुझे सोचना ना पड़े कि आज तो मेरे पास पैसा है बट क्या कल मेरे पास उतना पैसा होगा कि मैं अपना सर्वाइवल इंश्योर कर पाऊँ. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स इंक्लूड फिजिकल, एनवायरमेंटल एंड इमोशनल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन. These needs are also important for most of the people. अब इसमें क्या क्या keywords हैं वो मैंने आपको बताए हैं. The first one is the job security. The next is a financial security like the stability of income, pension plans, फैमिली सिक्योरिटी लाइक लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ सिक्योरिटी लाइक हेल्थ इंश्योरेंस. तो जो सिक्योरिटी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं दैट इंडिकेट्स द सिक्योरिटी नीड्स. देखिए, जिस बंदे के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है वो कभी भी हिंदुस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए नहीं सोचेगा या लाइफ इंश्योरेंस के लिए नहीं सोचेगा. जब बंदे के रोटी कपड़ा मकान ये नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं, आफ्टर दैट कि यार चलो लाइफ इंश्योरेंस ले लें कि मेरे बाद कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता तो फैमिली की सिक्योर रहे, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो. तो दीज आर द नेक्स्ट लेवल नीड्स. द थर्ड वन कम्स आउट टू बी सोशल एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स. इसके अंदर बंदा क्या चाहता है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लव, अफेक्शन फ्रॉम द सोसाइटी, दैट पीपल शुड कम, द पीपल शुड रिकॉग्नाइज देम. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सोशल एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स. सोशल नीड्स अराइज फ्रॉम सोसाइटी. दीज इंक्लूड द नीड फॉर लव, affection, care, belongingness, acceptance, friendship. These are called as what? Social affiliation, belonging needs. Esteem और status needs. अब esteem और status needs ये दो तरह की होती है, internal and external. Internal के अंदर क्या आता है? People want self respect, the confidence, the competency, the achievement and the freedom. See, पहले रोटी कपड़ा मकान मिल गया, सारी सिक्योरिटीज हो गई, उसके बाद अपने एक ग्रुप, अपना सर्कल बनाना शुरू किया. आफ्टर दैट एस्टीम आता है कि उसमें आपको लोग इज्जत दे, कॉम्पिटेंसी आए, अचीवमेंट्स हो कुछ. एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स में रिकॉग्निशन मिले, पावर मिले, ग्रुप में लोग आपसे पूछ के कोई डिसीजन ले, ठीक है, हर चीज़ में आपको इन्वाइट किया जाए. दीज ऑल इंडिकेट्स व्हाट एस्टीम और स्टेटस नीड. अटेंशन मिले, एडमायरेशन मिले, तो दिस इज व्हाट एस्टीम और स्टेटस नीड्स. एंड देखिए, इन चारों को मैं बोलता हूँ डेफिशिएंसी मोटिवेटर्स. क्या बोलता हूँ? डेफिशिएंसी मोटिवेटर्स. आप ध्यान से देखेंगे, द फर्स्ट फोर नीड्स आर डेफिशिएंसी मोटिव. फिफ्थ है दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. ये हर किसी में देखने को नहीं मिलती कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक हर कोई पहुँच पाए. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है कि पीपल, कोई भी पर्सन जो वो अपनी ज़िंदगी में बनना चाहता था वो बन सके. फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि कोई पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहता था कि यार मेरा एक सपना है कि आई वॉन्ट टू बी द बिजनेस टाइकून. ठीक है, उसने रोटी कपड़ा मकान इंश्योर कर लिया, सिक्योरिटी इंश्योर कर ली, एक अच्छा उसका सर्कल है एंड सब उसको एडमायर करते हैं, ऑल थिंग्स डन. बट वो बिजनेस टाइकून बनना चाहता था, उसके दिमाग में ये चल रहा था. तो क्या वो स्टेज पर है कि सब कुछ सेक्रीफाइस करके एक बिजनेस टाइकून बन सके, या लॉन्ग लास्टिंग वो जो एक चाहता था, बिजनेस कर रहा है, चलो मैं मानता हूँ कि एक सब कुछ सेट है, बट वो बिजनेस टाइकून जो बनना चाहता था, क्या वो वहाँ तक पहुँच पाया, उतना रिस्क ले पाया? दैट इज व्हाट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. दीज आर द नीड्स ऑफ हायर ऑर्डर. This includes strong desire, please underline this, includes strong desire to become what you are capable of becoming. In other words, what you have the potential to become. It includes growth, self-fulfillment and achievement of goals. It also includes desire for gaining more knowledge, social service and being creative. The self-actualization needs are never fully satiable. ठीक है. Fifth need is growth motivator. Rarely people reach at the fifth level. इसी चीज़ को मैंने आपको नीचे दो एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश की है. देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सबसे पहले इज़ अ बेसिक सैलरी, देयर आफ्टर वी नीड पेंशन प्लान, देन कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप विद कलीग्स, फिर जॉब टाइटल और अचीवमेंट ऑफ गोल्स. और इंडिविजुअल लेवल पे देखें, हंगर, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, फ्रेंडशिप, देयर आफ्टर वी नीड स्टेटस एंड देयर आफ्टर सेल्फ फुलफिलमेंट. सो दिस वाज द मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ motivation. In the next part we are going to discuss the term incentives, financial incentives and non-financial incentives. But till that, inform your maximum friends, thumbs up and subscribe the channel. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ऑलरेडी मोटिवेशन का मीनिंग एंड प्रोसेस देख लिया था. सेकंड पार्ट के अंदर हमने मास्लो की मोटिवेशनल थ्योरी देखी थी, जिसमें हमने 5 टाइप्स ऑफ नीड्स के ऊपर डिस्कशन किया था एज वेल एज एजम्पशंस पे डिस्कस किया था. इस पार्ट के अंदर मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ इंसेंटिव्स के ऊपर. आइए डिस्कस करते हैं इंसेंटिव्स क्या होता है. ध्यान से सुनिए.
देखिए बेटा, जब आप बात करते हैं इंसेंटिव की तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंसेंटिव्स होते क्या हैं। बेसिकली incentives are the measures, incentives are the methods, or you can say measures, or you can say the motivators that are used by the managers to motivate the individuals, to motivate the subordinates. इंसेंटिव क्या हुए? वो मेजर्स या मेथड्स या कोई भी टेक्निक या मोटिवेटर, आप इंटरचेंजेबली वर्ड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या वो डिवाइस जो कि मैनेजर्स या सुपीरियर यूज़ करते हैं टू मोटिवेट द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से सबऑर्डिनेट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंसेंटिव्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड द सेकंड इज द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जब आप बात करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव की, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं? ऐसे मेजर्स, ऐसे मोटिवेटर्स जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हैं, या अगर मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है तो उन्हें मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। मैंने क्या बोला? ऐसे मेजर्स जो मॉनेटरी टर्म्स में हैं, लाइक आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दे रहे हो, लाइक अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रहे हो, तो ये क्या है? मॉनेटरी टर्म्स में है। ऐसे मेजर्स जो मॉनेटरी टर्म्स में है, या अगर मॉनेटरी में नहीं है तो मॉनेटरी में मेजर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल परक्विसिट्स। परक्विसिट्स क्या होता है? बेनिफिट्स इन काइंड। सपोज आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको एक कार दे दी, ठीक है, या रहने के लिए घर दे दिया, तो इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपने दे दी तो दैट इज कॉल्ड एज, कोई भी गुड्स आपने दिए बेसिकली, चाहे वो मूवेबल दिए चाहे इमूवेबल दिए, दैट इज बेसिकली बेनिफिट्स इन काइंड, जिसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? परक्विसिट। अब सपोज मिस्टर ए ने अपने एम्प्लॉयज़ को कार दे दी कि ठीक है आप इंजॉय करो। अब कार दे दी तो उस केस के अंदर जो कार दी है पर्सनल यूज़ के लिए मिस्टर ए ने अपने एम्प्लॉयज़ को, वो एक बेनिफिट इन काइंड है, दो वो मॉनेटरी टर्म में नहीं है, बट मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकता है, कार की वैल्यू लगाई जा सकती है। तो इन दिस केस दैट कार जो आपने प्रोवाइड करी है वो भी किसके अंदर आएगा? फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर आएगा। समझ में आई बात? फाइनेंशियल इंसेंटिव बोल सकते हैं, या दूसरा नाम हम बोल सकते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स। क्या हुए? वो इंसेंटिव जो मनी टर्म्स में है, और अगर मनी टर्म्स में नहीं है तो मनी टर्म्स में वेरी गुड मेजर किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से तरह के होते हैं आइए इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। देखिए ये सारी थ्योरी है इंसेंटिव की, आप डेफिनेशन यहाँ से कर सकते हैं। इंसेंटिव आर द मोटिवेशनल डिवाइसेस और मोटिवेटर्स यूज्ड टू मोटिवेट द इंडिविजुअल। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन है फाइनेंशियल इंसेंटिव की, सब बुक में एज इट इज लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू द इंसेंटिव विच आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म और मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अब आइए इसके टाइप्स की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला आता है पे। देखिए जब भी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को तो सबसे पहले डिसाइड होती है बेसिक पे, दैट हेल्प्स इन फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक या फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर। उसके बाद होता है पे एंड अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है? अलाउंसेस होता है बेटा अमाउंट पेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। क्या बोला मैंने? amount paid for specific purpose is known as allowance. For example, मिस्टर ए है, मिस्टर ए अपने घर से 30 किलोमीटर ट्रेवलिंग करके ऑफिस पहुंचते। तो हुआ क्या, मिस्टर ए ने एक दिन बॉस को बोला कि सर मैं ना ऑफिस छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे 30 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, जिसमें मेरा अच्छा खासा क्या बोलते हैं कन्वेंस चार्जेस लग जाते हैं। तो बॉस ने बोला कि अगर आपको कन्वेंस चार्ज की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपकी ओवरऑल सैलरी पे इम्पैक्ट आता है, तो एक काम करिए, जो भी आपके चार्जेस लगते हैं पर मंथ वो आप हमें बता दीजिए और वो हम आपको रिम्बर्स कर देंगे, वापस कर देंगे। तो मिस्टर ए ने बता दिया कि जी हमारे मंथली 5,000 रुपये लग जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्टर ए को 5,000 रुपीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर वो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 5,000 का, दैट इज़ फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, कि जो आपका आने जाने में किराया लग रहा है, जो आने जाने में आपका फेयर लग रहा है, वो आपकी सैलरी को इफेक्ट ना करे और आप स्मूथली वर्कआउट कर पाएँ। तो दैट इज़ व्हाट अलाउंस इज अमाउंट पेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। किसी देखिए अलाउंस की पहचान ही यही होती है, उसके आगे अलाउंस वर्ड लग जाता है। ये मैंने आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ, सेम वे देयर कैन बी हाउस रेंट अलाउंस की, अगर एम्प्लॉय रेंट पे रह रहा है, क्योंकि अब सपोज आप जॉब करने गए,
क्योंकि आपका ऑफिस घर से बहुत ज़्यादा दूर है तो आपने वहीं पे नियर बाय एक घर ले लिया और वहाँ पर आप रेंट पर रह रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको ऑफिस से सपोज एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलता है वो रेंट पे करने के लिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज हाउस रेंट अलाउंस। सेम वे कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए अलाउंस देती हैं, ठीक है। तो इस तरह के नंबर ऑफ अलाउंसेस हो सकते हैं। एक अलाउंस सबसे ज़्यादा फेमस है, आपने सुना होगा डीए, दैट इज़ द डियरनेस अलाउंस। किस लिए दिया जाता है बताओ? हाँ सुना है ना बस, टू कंपनसेट द इन्फ्लेशन। सपोज मिस्टर ए ने आज ज्वाइन किया और आज उनकी सैलरी है 50,000 रुपीज़, तो आज जो 50,000 की परचेजिंग पावर है, क्या एक साल बाद भी 50,000 की परचेजिंग पावर सेम होगी? अनडाउटेडली सेम नहीं होगी। एक साल बाद जितना 50,000 में आज आप चीज़ें खरीद पा रहे हैं, एक साल बाद 50,000 में आप उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, हाँ या ना? तो होगा क्या, ध्यान से सुनिए, ये जो इन्फ्लेशन एक साल के अंदर आया उसको कंपनसेट करने के लिए, आपकी परचेजिंग पावर को मेंटेन रखने के लिए आपको जो अलाउंस दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज डियरनेस अलाउंस। तो आप ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सेम चीज़ें हैं। उसके बाद है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन शेयर पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट विद द एम्प्लॉइज, नाम से ही पता लगता है। इट हेल्प्स इन फॉलोइंग द प्रिंसिपल, प्लीज अंडरलाइन, इट हेल्प्स इन फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी एंड नॉट डिस्कार्ड एंड मोटिवेट एम्प्लॉय for work hard for the better perspective of organization. Thereafter is co-partnership और stock option। ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, वैसे तो 11th क्लास में डिस्कस किया होगा। co-partnership और stock option में क्या होता है, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आप देखते हैं कि अगर कोई मैनेजर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो आप उसे पार्टनरशिप ऑफर करते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, क्योंकि अभी तक तो वो एम्प्लॉय की फीलिंग से काम कर रहा, तो इतना अच्छा काम कर रहा था। जब उसे ओनरशिप मिल जाएगी तो बट ऑब्वियस है उसके अंदर मोटिवेशन लेवल आएगा। और स्टॉक ऑप्शन सेम वर्ड यूज़ किया जाता है कंपनीज के केस में। कंपनीज के केस में जो एम्प्लॉयज़ टारगेट्स अचीव करते हैं या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, उनको कंपनीज के शेयर ऑफर किए जाते हैं एट ए वेरी कंसेशनल रेट, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज स्टॉक ऑप्शन। तो पार्टनरशिप के अंदर हमने वो वर्ड यूज़ किया को पार्टनरशिप, एट द सेम टाइम हमने शेयर्स के केस में वर्ड क्या यूज़ किया, स्टॉक ऑप्शन। बुक में से आप एक बार इसका टेक्स्ट पढ़ लीजिए, सेम बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, बोनस। आई बोनस क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ हम उनको एक ओवर एंड अबव द सैलरी कुछ पार्ट प्रोवाइड करते हैं विच इज़ टेक्निकली नोन एज बोनस। कई बार देखो ये लॉ की रिक्वायरमेंट भी होती है, जैसे इंडिया के अंदर अगर आप बात करें तो बोनस एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि आपको मिनिमम 1 मंथ की सैलरी एज ए बोनस देनी ही पड़ेगी। सो कई बार ये लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है, बट जनरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ये दिया जाता है। इट इज़ अ सम ऑफ मनी added to employee salary as a reward, please underline, as a reward for good performance। देखिए ध्यान से देखिए, दो वर्ड्स होते हैं, एक रिवॉर्ड एक अवार्ड। जब आप बात करते हैं रिवॉर्ड की तो रिवॉर्ड इज मॉनेटरी, आपने चेक दे दिया, बोनस दे दिया लाइक दैट, जबकि अवार्ड होता है नॉन मॉनेटरी, आपने ट्रॉफी दे दी, कोई सर्टिफिकेट दे दिया, तो वो दैट विल बी कॉल्ड एज अवार्ड। In India, certain organizations are required to pay minimum bonus every year. However, higher percentage of bonus is linked with the profitability of company. बट इन जनरल बोनस इज लिंक विद द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। सारी वही बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम। अगर आप मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम देख चुके हैं इस चैनल पे, तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहाँ पर हमने देखा था कि FW टेलर ने 2 तरह के वेज रेट डिस्कस किए थे, वन फॉर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ एंड अनदर फॉर इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़। एफिशिएंट और एक स्टैंडर्ड आउटपुट होता था। स्टैंडर्ड आउटपुट से अगर आप उतनी ही या उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको हायर वेज रेट मिलेगा, और अगर आप नीचे की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड आउटपुट से तो आपको लोअर वेज रेट से पेमेंट की जाएगी। सो दैट इज व्हाट प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। इट इज़ लिंक्ड विद डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। देखिए ये थियरी, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इंसेंटिव का, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इंसेंटिव कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से लिंक है, और वो मैंने सारी बातें इसमें अंदर आपको प्रोवाइड करी हैं, बड़े ध्यान से अंडरलाइन करिए। अंडर दिस वर्कर इज पेड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिविटी लेवल, हायर अमाउंट इज पेड टू इफेक्टिव वर्कर वेयर एज लोअर अमाउंट टू इनइफेक्टिव वर्कर्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक पेंशन प्लान्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, कुछ केसेस के अंदर ये लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है। एम्प्लॉय वांट सिक्योरिटी ऑफ रिटायरमेंट। सेवरल रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, पेंशन प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर their retirement. This helps in, please underline, this helps in increasing loyalty towards organization. Thereafter, perquisites जो मैंने अभी आपको बताया था, that is the benefits in kind, like
रेंट फ्री एकोमोडेशन आपको मिल गया, कार मिल गई, ठीक है, मोटर कार जिसको हम बोलते हैं। इट मीन्स बेनिफिट्स इन काइंड, फॉर एग्जांपल रेंट फ्री एकोमोडेशन, इंटरेस्ट फ्री लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए की जरूरत थी तो ऑर्गेनाइजेशन ने उसे 10 लाख रुपए प्रोवाइड कर दिए और बोला कि ये आपकी सैलरी से सिर्फ हम प्रिंसिपल अमाउंट कट करते रहेंगे, हम आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। क्या बोला? एम्प्लॉय को लोन की जरूरत थी 10 लाख रुपए के, तो ऑर्गेनाइजेशन ने वो अमाउंट प्रोवाइड कर दिया एम्प्लॉय को विदाउट एनी इंटरेस्ट। जस्ट ये बोला कि हम 20,000 पर मंथ आपकी सैलरी से डिडक्ट करते रहेंगे, जो कि आपका लोन अमाउंट कम होता रहेगा, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। बट अगर एम्प्लॉय ये लोन बैंक से जाके लेता तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ता या नहीं देना पड़ता? देना पड़ता। बट ऑर्गेनाइजेशन से लिया है तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट नहीं ले रही, तो जितना इंटरेस्ट देना पड़ता, जो कि अब एम्प्लॉय नहीं दे रहा है, वो जो इंटरेस्ट देना पड़ता अगर बैंक से लिया होता, बट अभी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, तो दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो नोशनल बेसिस पे एस्टिमेट किया जाता है और उसी को हम बोलते हैं एक परक्विसिट है वो भी, दैट इज इंटरेस्ट फ्री लोन। फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, मेडिकल फैसिलिटीज एटसेट्रा, सच इंसेंटिव्स आर नॉट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ मनी बट मेजरेबल इन मनी टर्म्स, देयरफॉर कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल इंसेंटिव। द इंसेंटिव ऑल्सो मेजर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर एम्प्लॉय इन द, क्योंकि जितने ये जो नॉन परक्विसिट्स होते हैं, जितने बड़ी पोस्ट पर हो गए आप, उतने ज़्यादा आपको परक्विसिट्स मिलेंगे, उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, उतना मतलब जैसे जैसे एम्प्लॉय का स्टेटस बढ़ता जाता है उसके कहीं ना कहीं जो परक्विसिट्स का लेवल है वो भी बढ़ता चला जाता है। चलिए अब हम इसके बात करने जा रहे हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पे। वो नाम से ही पता लगता है ऐसे इंसेंटिव्स जो कि मनी टर्म्स के अंदर मेज़र नहीं किए जा सकते। अभी तक हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव में बात करी थी रिवॉर्ड्स की, जबकि यहाँ पर हम बात करेंगे अवार्ड्स की। ठीक है जी, आइए देखते हैं। देखिए, इंसेंटिव्स विच आर नीदर इन मॉनेटरी टर्म्स नॉर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स आर डिफाइंड एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर नेसेसरी टू फुलफिल साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लर्न करना है, एरिया जितना मैंने आपको बताया इसे मार्क कर लीजिए बुक में। चलिए इसके बाद अब कितने टाइप्स के नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं। देखिए सबसे पहला है हमारे पास स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस किस चीज़ से डिफाइन होता है एक इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन में? स्टेटस डिफाइन होता है उस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस पर कितना वर्कलोड है, उसकी कितनी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है। ऑल दीज थिंग्स कंबाइनली डिसाइड्स द स्टेटस ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द organization. Status is a relative term which is defined by individual's authority. Relative term मतलब comparative term. जैसे मिस्टर ए हैं, उन पे अगर मिस्टर बी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो ऑब्वियसली मिस्टर ए का स्टेटस ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू मिस्टर बी। तो रिलेटिव टर्म मीन्स इट्स अ कंपैरेटिव टर्म बाय डिफाइंड बाय इंडिविजुअल्स अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्कलोड एंड पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटस डिसाइड्स रैंकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। इट प्रोवाइड्स साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉयज। देयर आफ्टर नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इन द सेंस कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, ठीक है, किस तरीके का वहाँ वर्किंग एनवायरनमेंट है, ऑल दीज थिंग्स डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। आइए जरा, it means working environment of an organization, please underline, it means working environment of an organization. Working environment of organization includes team support, ethical standards, growth opportunities, 2-3 वर्ड्स याद कर लीजिए जितना हो सके। गुड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। देखिए अगर आपके कलीग्स अच्छे हैं, आपकी टीम अच्छी है जो आपको मोटिवेट करती रहती है और जो एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी तरह की चीज़ें आप भी सीखेंगे। बट अगर टीम ऐसी है जो लेजीनेस है, लेथार्जिक है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वही चीज़ें आप भी सीखेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का अच्छा होना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट डिस्टिंग्विश द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दी अदर। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज के टाइम पे जो ये यंग जनरेशन है, ये अगर आप किससे पूछे तो दे आर रेडी टू वर्क फॉर, दे वांट टू वर्क इन फैक्ट आई विल से फॉर MNCs, फॉर बिग कंपनीज लाइक टाटा, इन्फोसिस, इस तरह की कंपनीज के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्केल बहुत अच्छा है, छोटी कंपनियों में उतना पे स्केल नहीं है।
पे स्केल अगर मैं बात करूं तो कई बार मैं देखता हूं कि टॉप शॉट कंपनीज में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम भी होता है, लेकिन फिर भी लोग वहां जाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है, वहां की जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, वो उनको ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करेंगी। तो आज के टाइम पर कोई भी एक इफेक्टिव एम्प्लॉय, या मैं कहूँ जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, डिजर्विंग कैंडिडेट हमेशा सबसे पहली प्रेफरेंस देता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को, और उसके बाद वो सेकंड प्रेफरेंस देता है पे एंड अलाउंसेस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर उसको गुड एम्प्लॉयज़, गुड कैंडिडेट हायर करने हैं। नेक्स्ट है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल के पास अपनी पोटेंशियल को दिखाने की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आपने मेरे साथ एक प्रिंसिपल पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। याद है कुछ? है बेशर, वो कहाँ पढ़ा था? टेलर में। हाँ, टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। 4th प्रिंसिपल ये था हमारे पास। तो ये वो प्रिंसिपल हमारा फॉलो होता है यहाँ पर। ये आप देख लीजिएगा। वो जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है? देखिए, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जो रिपीटेटिव जॉब्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अब बैंक में जाए तो जो बैंक में क्लर्क बैठे हुए हैं, जो डिपॉजिट्स ले रहे हैं, उनका सुबह से लेकर शाम तक काम क्या है? डिपॉजिट्स लेना, उसे एक्सेप्ट करना, उसकी एंट्री चढ़ाना। तो दैट्स अ रिपीटेटिव जॉब जो उन्हें लाइफ टाइम करनी है। बट कुछ ऐसे कुछ लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं जिन्हें रिपीटेटिव जॉब करना पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा वो जॉब छोटी है, ये नहीं कह रहा कि वो जॉब आसान है। दो बहुत प्रेशराइज, जिसको बोलते हैं, माइंड पे अच्छा खासा प्रेशर डालती है वो जॉब भी, लेकिन कुछ लोग उस तरह की रिपीटेटिव जॉब करना पसंद नहीं है। उन्हें हर बार, हर हफ्ते, हर महीने, कुछ टाइम बाद एक न्यू टास्क चाहिए जिसके अंदर वो जीरो लेवल से दोबारा अपना दिमाग लगा सकें। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज जॉब एनरिचमेंट। एंड जॉब ही अपने आप में इतनी रिच हो उनके लिए कि वो अपना ब्रेन यूज़ कर सके, अपने स्किल्स यूज़ कर सके, और वहाँ पर उन्हें कुछ लर्निंग हो सके। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो जॉब एनरिचमेंट में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें न्यू टाइप्स ऑफ जॉब चाहिए, हर समय नए तरह के डिफ़िकल्ट टास्क चाहिए, तो उनके लिए ये इस तरह की जॉब्स प्रोवाइड करना एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। पढ़िए जरा, इंडिविजुअल्स विद हाई पोटेंशियल वांट टू परफॉर्म एनालिटिकल जॉब्स इंस्टेड ऑफ रूटीन जॉब्स। जॉब एनरिचमेंट इज कंसर्न्ड विद असाइनिंग जॉब्स विच रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। इफ जॉब आर एनरिच्ड एंड मेड इंटरेस्टिंग, द जॉब्स इटसेल्फ बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर सच इंडिविजुअल्स। ठीक है जी। इसके बाद एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं over a period of time. That can be weekly basis, that can be on monthly basis, half yearly basis, quarter basis और yearly basis. For that उनको टीम मेंबर्स के बीच में जाके कॉन्ग्रेचुलेट किया जा सकता है, छोटी गेट टुगेदर करके, नोटिस बोर्ड पे उनका नाम डिस्प्ले कर दिया जाता है। जैसे आप डोमिनोज में जाओ तो लिखा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ठीक है, सर्विसमैन ऑफ द मंथ, इस तरह के वो नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। तो दैट मोटिवेट्स कि हाँ, मैंने परफॉर्मेंस करी तो मेरी उस एफर्ट्स को पब्लिकली रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, या कंपनी का जो बेसिकली पब्लिकेशन निकलते हैं, मैगजीन निकलती है, उसके अंदर उनकी फ़ोटोज़ दे दी गई, उनके बारे में थोड़ा इंट्रो दे दिया गया, तो दैट रियली मोटिवेट्स द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जरा, रिकॉग्नाइजिंग गुड वर्क ऑफ एम्प्लॉयज इज इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट देम। दिस वर्क्स एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड दे फील इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ टूल्स मैंने बताए, जस्ट रीड इट आउट। इससे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करने में हेल्प मिलती है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, क्योंकि जितना आप रिकॉग्नाइज करेंगे उतना ज़्यादा वो इनिशिएटिव लेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट द जॉब सिक्योरिटी। देखिए, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल के अंदर एक रिजनेबल अमाउंट ऑफ जॉब सिक्योरिटी हर एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए। उसे कभी भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरी एक छोटी सी गलती और मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से फायर कर दिया जाएगा। उसको हर समय ये फीलिंग होनी चाहिए, अगर मेरी कोई गलती होती भी है तो मुझे सुधरने का मौका दिया जाएगा, मुझे समझाया जाएगा। जब उसके पास ये फीलिंग होगी तभी वो एक प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा, अदरवाइज वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। जॉब सिक्योरिटी इज मस्ट टू कवर कमिटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज। जॉब स्टेबिलिटी एंश्योर्स पीस ऑफ mind in providing consistent source of income. It is one of the best motivational device. It is directly linked with the principle of stability of personnel. Next is employees participation. ये भी हम पढ़ चुके हैं principle of cooperation not individualism में, कि कोई भी अगर आप decision making लेते हैं जो कि employees से related है तो you should invite them
या यू शुड आस्क फॉर द सजेशंस फ्रॉम देम। ये नहीं है कि आपको उनके सजेशंस मानने ही हैं, बट अगर कोई अच्छा सजेशन आपको उनसे मिलता है जो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और फॉर दैट आप उनको अवार्ड रिवॉर्ड जो भी देना चाहे दे सकते हैं। दैट इज़ व्हाट एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। जस्ट रीड इट आउट, सेम है जो आपने मेरे साथ पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। Employee empowerment. Employee empowerment is empowerment, that is to provide the powers to the employees, autonomy to the employees. देखिए, empowered means giving more autonomy and power to subordinate, gives identity to individuals and they are recognized by colleagues. अब यार तेरे पास तो ये पावर है, हमारे पास क्या है, you can use the resource. तू तो यार 1000 रुपये का भी डॉक्यूमेंट बना देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पे तो 100 रुपये में भी पूछ लिया जाता है. So these types of autonomy and powers that you have in the organization basically differentiates you among your colleagues, and it works as a source of motivation for such an individual. It is linked with the concept of delegation of authority. देखिए होता क्या है उसमें, याद है delegation of authority आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हमने डिस्कस किया था डिटेल में, जो कि वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है कि सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट के साथ कितनी अथॉरिटी शेयर करते हैं. जितना सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट पे ट्रस्ट बढ़ता चला जाता है, वो उतनी ज़्यादा अथॉरिटीज़ जो है वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ शेयर करते हैं, और जितनी सबॉर्डिनेट को अथॉरिटीज़ मिलती चली जाएंगी फ्रॉम सुपीरियर, उतनी ही सबॉर्डिनेट के लेवल पे अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, एंड दैट विल रियली डिफरेंशिएट दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय अमंग द कोलीग्स एंड दैट विल वर्क एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन. तो ये किससे लिंक है हमारा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़. तो हमने बच्चों पूरा का पूरा इंसेंटिव वाला पार्ट डिस्कस किया, जो कि मोटिवेटर है एक तरह का, दो तरह के फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल एंड ऑल टाइप्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, केस स्टडी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस टॉपिक को लीव आउट नहीं करना. एंड don't forget to subscribe the channel, thumbs up, and you can also review me on Google. Just type Grooming Education Academy or Chandan Pudar, write your ratings, and yes, inform your maximum friends. Thank you so much. चलिए दोस्तों, आज हम अपना 4th पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्टिंग का, जिसके अंदर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की. अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, या मैं आपसे पूछूं कम्युनिकेशन होता क्या है, तो आई थिंक आपका जवाब होगा कि सर 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर बेसिकली. बट कम्युनिकेशन का जो मतलब है इससे बहुत ज़्यादा डीप है. मैनेजमेंट की सेंस में हम कम्युनिकेशन को किस तरीके से समझते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे. देखिए, कम्युनिकेशन क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अनडाउटेडली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 or more individuals so that both understands it in the same sense. Sharing of information between 2 or more individuals so that they get it in the same sense. What is this in the same sense? Let us take an example. Suppose मैंने अपने सबॉर्डिनेट को बोला कि यार राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग, ठीक है, किसी को भी अलाउ मत करना, कोई मेरे से मिलने के लिए आता है तो सिंपली टेल देम सर नहीं है, 5 बजे के बाद आए. मैंने अपने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे दी, ठीक है. हुआ क्या, मेरे बॉस आ गए और मेरे बॉस ने आके मेरे सबॉर्डिनेट से पूछा सर का है, तो उसने कहा सर नहीं है, 5 बजे आएंगे, 5 बजे उसके बाद आएंगे. एंड अब आप एक बात बताओ, समझना पूरे के पूरे प्रोसेस को. मैंने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दी कि किसी को मिलने मत देना, आई एम रिकॉर्डिंग, 5 बजे के बाद कोई भी मिलना चाहे तो मेरे से मिल सकता है. अब मेरे भी जो बॉस हैं वो आए, सबॉर्डिनेट ने उनको भी सेम चीज़ पास ऑन कर दी. क्या ये सही है? क्या जिस सेंस में मैं चीज़ बोलना चाह रहा था मेरे सबॉर्डिनेट ने उसी सेंस में उस चीज़ को समझा? नहीं समझा. ठीक है, मेरे वर्ड्स कम थे, मैंने जो बोला एज इट इज़ मेरे सबॉर्डिनेट ने आगे पास ऑन कर दिया. गलती मेरी थी या सबॉर्डिनेट की, उसको भी आप मत देखो, बट जिस सेंस में मैं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे किसी छोटी मोटी बात के लिए डिस्टर्ब मत करना. अरे भाई, मेरा बॉस मेरे से मिलने आया है तो एटलीस्ट उसको तो अलाउ कर, मेरे को आके इन्फॉर्म कर कि सर आपके भी बॉस आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं.
होना तो यही चाहिए था। तो यहाँ पर मेरे और सबऑर्डिनेट के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो इफ़ेक्टिव नहीं हुआ, वो सही से नहीं हुआ। जिस सेंस में मैं बात कन्वे करना चाह रहा था अपने सबऑर्डिनेट को, उस सेंस में वो कन्वे नहीं। अनडाउटेडली गलती मेरी यहाँ पर भी है, अनडाउटेडली थोड़ी सी गलती सबऑर्डिनेट की भी है, क्योंकि उसको मेरी बॉडी लैंग्वेज भी समझनी चाहिए थी, उसे सर्कमस्टांसेस समझने चाहिए थे, और 80% गलती मेरी भी है कि मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज़ नहीं किया। So hopefully from this example you are getting the meaning of communication, that is, it is the sharing of information between two or more individuals so that they get it in the same sense. Got it? तो चलिए आइए बुक पर आते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कम्युनिकेशन की क्या है। See, communication is generally understood as two or more persons talking to each other, but the concept of communication is wider. Underline this, you have to learn this definition. Communication is the process through which information is shared with the purpose that receiver understands it in the same sense in which sender convey. ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, द सेम एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया है। ये डायग्राम अगर हो सके तो आप एग्जाम में बनाइए। चलिए, अब ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड एज लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन कई बार पूछ ली जाती है, दैट विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब कैन बी कंसिडर्ड एज लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इज द कम्युनिकेशन। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लाइन को आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम बेटा आ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस पे। What are these elements of communication process? Let us understand. देखो, सबसे पहले कौन कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक सेंडर है। सेंडर कौन? जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, जिसके दिमाग में कुछ थॉट्स हैं जो वो शेयर करना चाहता है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज सेंडर। यस और नो? पक्का? अब सेंडर के पास जो थॉट्स हैं, जो कंटेंट है, जो उसे वो शेयर करना चाहता है, दैट इज टेक्निकली नोन एज मैसेज। उसे हम क्या बोलेंगे? मैसेज। सो फर्स्ट एलिमेंट इज सेंडर। हु इज सेंडर? सेंडर इज द पर्सन हु वांट्स टू या हु विल इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, हु हैज सम थॉट्स और कंटेंट which he or she wants to share. Got it? Thereafter, जो भी कंटेंट है, जो भी थॉट्स हैं जिसको सेंडर शेयर करना चाहता है, उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? मैसेज। ठीक है। अब जो भी दिमाग में आइडियाज आए, कंटेंट आया, थॉट आया, किसके? वेरी गुड, सेंडर के। वो उसको कुछ टेक्स्ट देगा, वर्ड्स देगा, पिक्चर्स देगा, सिंबल देगा, हाँ या ना? पक्का। तो दैट इज कॉल्ड एज एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है? जो भी आपके दिमाग में थॉट्स हैं, आइडिया है, उसको आप जब वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो, चाहे हिंदी में लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखो, चाहे फारसी में लिखो, उसको जो आप सिंबल्स देते हैं, उसको जो आप बेसिकली पिक्चराइज करें किसी भी तरीके से, ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग द एनकोडिंग। तो पहले 3 एलिमेंट्स आपको क्लियर हैं। द सेंडर, कौन? who initiate communication process, that's it. Message is the content, the thoughts which the sender wants to share. Next is encoding. The thought, the ideas in the mind of sender are converted into words, pictures, symbols. That is what called as encoding. You are getting my point now? Yes or no? Yeah. So after that, द फोर्थ वन, चलो पहले मैं डिस्कस ही कर लेता हूँ सारा। इनकोडिंग के बाद होगा क्या? जो भी उसने टेक्स्ट, पिक्चर वगैरह जो भी बनाया, उसको एक सोर्स के थ्रू सेंड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया कि हाउ टू प्रमोट माय चैनल, ठीक है। आई जस्ट एकदम आया कुछ दिमाग में, तो मैंने उसको वर्ड्स दिए, पिक्चर दिए, ठीक है, अपने एक प्रोफेशनल तरीके से उसे पूरा ड्राफ्ट किया एंड सेंड इट टू माय जूनियर्स एज वेल एज टू माय सीनियर्स, भेज दिया, ठीक है। मेल किया या व्हाट्सएप किया, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मेल किया या व्हाट्सएप किया या टेली कॉन्फ्रेंस कर ली या वीडियो कॉलिंग कर ली, वॉट एवर। सो हेयर दैट वीडियो कॉलिंग, दैट टेली कॉन्फ्रेंस, दैट व्हाट्सएप, दैट मेल इज नथिंग बट द मीडिया, द सोर्स फ्रॉम विच आई एम शेयरिंग द encoded message. Got it? After that,
द रिसीवर मतलब मेरे जूनियर्स एंड सीनियर्स विल डिकोड इट मतलब मैंने क्या किया, जो मेरे दिमाग में थॉट्स थे उसको आइडियाज़ दिए, उसको पिक्चर्स दिए, वर्ड्स दिए, येस और नो, तो मैंने इनकोडिंग की। अब जब वो सामने वाले को मिलेगा मतलब रिसीवर को मिलेगा तो रिसीवर उसे समझेगा, उन वर्ड्स को, उन पिक्चर्स को, उन टेक्स्ट को। तो जब वो उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डिकोड इट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो डिकोडिंग विल बी डन बाय द रिसीवर, एनकोडिंग विल बी डन बाय द सेंडर। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? अभी तक का पूरा प्रोसेस क्लियर है? कौन था पहले, चलो बताओ फर्स्ट, फास्ट, अरे बोलो यार। सेंडर, हाँ, कौन होता है यार? जो इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन। ओके गुड। नेक्स्ट कौन था? मैसेज क्या था? जो कंटेंट, आइडिया, थॉट्स होते हैं। वेरी गुड, भाई इतना ही याद रखना होता है यार, पूरा तो ना रट्टे मारते बैठ जाएंगे। तीसरा क्या होता है? एनकोडिंग सर। हाँ, एनकोडिंग में क्या था सर? वो जो आपके आइडिया, थॉट्स होते हैं उसको टेक्स्ट देना, पिक्चर्स देना, दैट इज एनकोडिंग। वेरी गुड। द फोर्थ इज एक सोर्स के थ्रू वी विल शेयर इट, दैट इज कॉल्ड एज मीडिया। द 4 points are clear to you? Yes or no? Done. And thereafter, what will be the fifth one? The decoding part, that the receiver will decode it, will try to understand it. Okay, so fifth is decoding and sixth is receiver. Now after decoding the message, receiver will give the feedback. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और ये जनरली देखो हमें भी अपनी डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए। आपको कोई मैसेज आया सपोज आपकी क्लास से कि टुडेज क्लास इज कैंसल्ड, आप उसे देख लेते हैं और छोड़ देते हैं कि ठीक है, इन्फॉर्मेशन आ गई। सेंडर ने मैसेज भेजा, एज ए रिसीवर यू रिसीव्ड इट, यू डिकोड इट, येस और नो, बट आपने कोई रिप्लाई नहीं भेजा। ओके सर, ओके मैम। अगर आप ये भेजते हैं तो आपने एक फीडबैक भेजा कि येस आई हैव रिसीव्ड द मैसेज। इन मोस्ट ऑफ द केसेस सेंडर मैसेज भेज देता है, रिसीवर डिकोड करके अपने पास रख लेता है, बट उस चीज का रिप्लाई नहीं करता कि हाँ मुझे मैसेज मिल गया है। ये नहीं होता। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज फीडबैक, दैट रिसीवर नीड्स टू प्रोवाइड टू द सेंडर दैट येस आई हैव रिसीव्ड द मैसेज, ओके डन, वट एवर यू विल राइट, बट दिस प्रोवाइड्स द फीडबैक टू द सेंडर दैट रिसीवर हैज रिसीव्ड द मैसेज एंड हैज डिकोडेड इट। ओके, सो the various elements are first sender, second message code, third is encoding, very good, fourth is media, yes, fifth is decoding, sixth is receiver, seventh is feedback. You are getting it? चलो मैं एक डायग्राम से आपको दिखाता हूँ, बुक में है मेरी, देख सकते हो आप, ये बना देना एग्जाम में बना सको तो। The first one we have sender, the message encoded, the media, the decoding by receiver, and receiver will give the feedback to the sender. होपफुली आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ रहा है। एंड इन बिटवीन दिस देयर इज अ नॉइस क्या हो सकती है? हो सकता है सेंडर गलत था, मतलब जिसको मैसेज भेजना चाहिए उसने मैसेज नहीं भेजा। जैसे सपोज मेरे किसी जूनियर ने मेरे सीनियर को मैसेज भेजा तो सेंडर गलत है, जूनियर को मुझे भेजना चाहिए और मैं आगे फॉरवर्ड करूँ अपने सीनियर को, इट इज़ बेटर। मैसेज सही नहीं था, एनकोडिंग सही नहीं हो पाई, डिकोड सही नहीं हो पाया, गलत सोर्स से भेजा। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो बोला जाता है उसे फेस टू फेस हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, वर्ड्स में शायद हम उसे उतना अच्छा एक्सप्रेस ना कर पाएँ और वो डिले हो जाए प्रोसेस। तो वहाँ पर हो सकता है आपका मीडिया गलत है, रिसीवर जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला, किसी और ने उस मैसेज को पढ़ लिया, या रिसीवर ने फीडबैक नहीं दिया। तो ऑल दीज हर्डल्स जो एक कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉइस। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉइस। ठीक है, तो आप ये देखिए सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। Sender is the person who initiates the communication process. Content which the sender wants to communicate is known as message. Encoding, sender gives some word, picture, icons to the message which she wants to communicate. Media, encoded message need to be transmitted to receiver. For this, communication channel is selected. After receiving the message, receiver translate it. Receiver is the person with whom sender wants to share. Feedback, it includes all the actions of receiver indicating that he has received it. Noise is hurdles in communication process that can be defined as noise. Got it? So ये आपने पूरा का पूरा मेरे साथ कम्युनिकेशन प्रोसेस देखा, कम्युनिकेशन क्या होता है वो देखा। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी जिसके बोर्ड्स में है वो एक बार इसको देख सकता है। टेक्स्ट बहुत सिंपल है, आप पढ़ सकते हैं।
Next topic that we are going to cover up in the next video is formal and informal communication. तब तक के लिए क्या करना है बताओ? हाँ, very good. Subscribe this channel, inform your maximum friends, and you can also rate me on Google. Just type Chandan Pradhan and rate me over there. और यार कमेंट भी लिखना होता है, भूल गए, लिखो फटाफट. थैंक यू सो मच. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगेन 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप इस टॉपिक पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट बहुत ही सिंपल टॉपिक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. देखो हमें भी पता है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में 2 तरह के कम्युनिकेशन हो सकते हैं. कौन से? One is official, second is unofficial. What is this official and unofficial communication? Official communication की अगर मैं बात करूं तो something या ऐसा कम्युनिकेशन जो एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो करके किया गया है. चेन ऑफ कमांड को फॉलो करके किया गया इन द सेंस, सपोज मेरे जूनियर ने मुझको कोई रिपोर्ट पास ऑन की, वो मैंने अपने सीनियर को पास ऑन की, मेरे सीनियर ने अपने आगे सीनियर को पास ऑन की. तो ये जो रिपोर्ट पास ऑन हो रही है एक ऑफिशियल चैनल के थ्रू हो रही है. सो दिस विल बी ए टाइप ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन. बट सपोज हम ऑफिस के अंदर चारों बैठकर, मेरा जूनियर, उनका मेरा सीनियर और उनका भी सीनियर, ऑफिस में कैंटीन में बैठे हुए हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, घर की बातें कर रहे हैं, ठीक है. तो दिस इज समथिंग अनऑफिशियल कम्युनिकेशन. या छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, ऑफिस के बाहर ऑफ द ऑफिस आवर्स हम कुछ आपस में से डिस्कशन कर रहे हैं कि यार कंपनी छोड़ देनी चाहिए, कहीं और चला जाना चाहिए, या इस कंपनी को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. अनऑफिशियली, कुछ ऑन पेपर्स नहीं है, कुछ भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उसका. तो अगर हम कुछ भी ऐसा अनऑफिशियली बात कर रहे हैं तो दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. द ऑफिशियल कम्युनिकेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय फॉलोइंग अ पर्टिकुलर चेन ऑफ कमांड is known as formal communication. But the unofficial communication which is not officially recognized, which does not have any chain of command, is known as informal communication. So hopefully you are getting the difference that what exactly is formal and what exactly is informal communication. आइए अब नोट्स में देखते हैं. देखिए, formal communication, it refers to the communication which take place by following the chain of command. ठीक है. देखिए ये broadly जो है 2 तरीके का होता है. One is vertical communication. क्या? Vertical communication. Vertical communication क्या होता है? Communication between superior and subordinate. Suppose superior ने subordinate को कोई instructions pass on किए, सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किए, तो डाउनवर्ड जा रहा है, हाँ या ना. तो इट इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. वर्टिकल के 2 पार्ट होते हैं. वन इज डाउनवर्ड, सेकंड इज अपवर्ड. अपवर्ड क्या होता है? सबऑर्डिनेट ने सपोज कोई रिपोर्ट सबमिट करी सुपीरियर को, तो इट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन. तो वर्टिकल कम्युनिकेशन है क्या? सबसे पहले इट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. वेरी गुड. इट कैन बी ऑफ 2 types. Very good. The first one is, tell me. Yes, downward communication. Second is upward communication. Downward communication is between, flows from superior to subordinate, and upward communication, good, subordinate to superior. Wonderful job. चलिए. So vertical communication, it flows vertically, that is upward or downward through formal channel. Upward communication देखिए डायग्राम बना रखा है, ये भी आप एग्जाम में बना के आए, बहुत अच्छा रहेगा. Superior से subordinate is downward and subordinate to superior upward. Thereafter the next is the horizontal communication, or you can say the lateral communication. What is this? Communication between the managers working at the same level. Communication between the individuals working at the same level. For example, production manager has some words with marketing manager, with purchase manager. So if they all, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और आपका परचेज मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, इनकी जो मीटिंग हो रही है, ये आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो ये सारे सेम लेवल मैनेजर्स हैं, मिडल लेवल मैनेजर्स हैं. तो दिस विल बी टेक्निकली नोन एज हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन. यू कैन मेक दिस डायग्राम. It takes place between the one division and another. Thereafter the next I am coming on is the
इनफॉर्मल, सॉरी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं फॉर्मल के, ठीक है। अभी आपने सबसे पहले पढ़ा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें था फॉर्मल। फॉर्मल में हमने क्या देखा, दो तरीके के, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। एंड वर्टिकल अगेन दो तरह के थे, बताओ, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। अब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स देखने जा रहे हैं। सबसे पहला है सिंगल चेन। सिंगल चेन इस तरीके का होता है कि ये जूनियर, उसका सीनियर, फिर सीनियर का सीनियर, फिर सीनियर का सीनियर, मतलब ए बी सी डी। ए कम्युनिकेट करेगा बी से, बी सी से, सी और डी से। तो एक चेन के अंदर जब कम्युनिकेशन चल रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज सिंगल चेन। द नेटवर्क एग्जिस्ट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। द सबऑर्डिनेट कैन कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर ओनली। व्हील, व्हील के अंदर क्या होता है, सपोज देयर इज अ टीम और उनका एक हेड है, तो जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो सारे किससे बात करेंगे, अपने हेड से बात करेंगे। जो भी उनका हेड है उनसे बात कर सकते हैं। तो दो हेड जो है, ये देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में, ये हेड है और ये सारे कौन है, जो हेड के अंदर सबऑर्डिनेट। सो ऑल विल कम्युनिकेट फ्रॉम द सुपीरियर ओनली, yes or no? So here this superior is working as a hub of the wheel. अब देखो व्हील आपने देखा होगा, उसका हब देखा होगा, सारे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे आके हब में कनेक्ट हो रहे होते हैं, yes or no? तो here superior is working as an hub of the wheel. तो all subordinate under one superior communicate from him only, he act as a hub of wheel. Circular is basically the communication at the same level. जैसे मैं आपको बार बार वो एग्जांपल देता रहता हूँ, प्रोडक्शन में मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन बात करेगा किससे, ओहो, परचेज से, परचेज फाइनेंस से, फाइनेंस वाला फिर जाएगा मार्केटिंग पे। तो ये एक सर्कुलर है। द कम्युनिकेशन नेटवर्क मूव्स इन अ सर्कल, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद टू एडजॉइनिंग प्रोसेस। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, वो परचेज से बात कर रहे हैं और मार्केटिंग से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका सर्कुलर। ये डायग्राम आपको बना के आने बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री फ्लो, इन दिस anyone can communicate with any person, ठीक है। फ्री फ्लो, in this network each person can communicate with others freely। तो आपने देखा अभी तक चार नेटवर्क। सबसे पहला कौन सा था, सिंगल चेन, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, देयर आफ्टर व्हील, द सुपीरियर वर्क एज ए हब ऑफ द व्हील, देयर आफ्टर द नेक्स्ट इज सर्कुलर, दैट यू कैन कम्युनिकेट विद टू एडजॉइनिंग पर्सन्स, फ्री फ्लो, एनीवन कैन कम्युनिकेट विद एनीवन। इन्वर्टेड वी, सी इन दिस subordinate can communicate from superior as well as from superior to superior. Suppose B और D यहाँ पर जूनियर है, तो B और D A से तो बात कर सकते हैं, as well as A का जो सीनियर Z है उससे भी वो communicate कर सकते हैं. This is what called as inverted V. In this network, a subordinate is allowed to communicate with his immediate superior and सुपीरियर. अब आप कहोगे सर ए को जेड से कनेक्ट नहीं किया. जी देखो, ए को जेड से कनेक्ट कर दूंगा तो फिर एक और बनाना पड़ेगा, क्योंकि ए के पॉइंट ऑफ व्यू से जेड सुपीरियर है, बट एक और सुपीरियर फिर चाहिए होगा. मेरे को यहाँ बी और डी को हाईलाइट करके दिखाना है कि बी और डी कैन कम्युनिकेट फ्रॉम ए एज वेल एज फ्रॉम ए सुपीरियर, दैट इज फ्रॉम जेड. ए को जेड से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है. तो ये आपने पढ़े कम्युनिकेशन नेटवर्क, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार, 5th क्लास में होने चाहिए थे टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं. आइए देखते हैं. कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विच इज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड. सी क्या लिखा है, वही जो बोला था. अरे बताया यार, खुद लिखी है बुक यार, 2.5 साल लगे थे इस बुक को लिखने में, माना करो मेरी बात यार. विच इज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है. मेन पॉइंट एग्जाम्पल ये जरूर करना. चिट चैटिंग इन कैंटीन अबाउट द बिहेवियर ऑफ सुपीरियर, वर्कर्स डिस्कसिंग अबाउट देयर चिल्ड्रन एजुकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ स्प्रिट. अब ये 2 एग्जाम्पल है. अब ये जो ग्रेपवाइन वाला कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. सी, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसका जो पाथ, जो उसका रास्ता होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेपवाइन. क्यों? ग्रेप्स अंगूर, हाँ या ना. ग्रेपवाइन क्या होता है? पूरा वो जो अंगूर का गुच्छा होता है, दैट इज टेक्निकली नोन एज ग्रेपवाइन. उसमें खास बात बताओ क्या होती है. आप ये नहीं पता लगा सकते कि एक अंगूर जो आपको दिख रहा है ना, उसकी मेन जड़ कौन सी है. नहीं पता लगा सकते इन द सेंस ये नहीं कि तुम 6 घंटे उस पर R&D करोगे तो पता लगा ही लोगे. आप अंगूर के गुच्छे को देखो, एक अंगूर दिख रहा है,
उसकी जड़ आ रही है, वो किसी में से निकल रहा है, वो किसी में से निकल रहा है, वो किसी में से निकल रहा है, येस और नो। इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली वो जो अंगूर आपको दिख रहा है, वो जो ग्रेप्स आपको दिख रहा है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। सेम वे विद द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सपोज एक र्यूमर फैला दिया बॉस के बारे में, बॉस जो है ना, जो हमारा ये बॉस है, ये बस भागने वाला है, कभी भी लोन हो गया कंपनी पे बहुत ज़्यादा, फ्रॉड कर लिया इसने बहुत बड़ा, ये भागने वाला है। अब एक ये र्यूमर फैल गया। अब ये र्यूमर होता है, पता है क्या र्यूमर की खास बात सुना है? हाँ, एक बात बता रहा हूँ, देख कसम दे रहा हूँ, किसी और को मत बताइयो। हाँ बता, उसको आपने बात बता दी, वो भी आगे सेम सेंस में किसी को, इधर कसम दे रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, किसी को मत बताइयो, वो आगे उस बात को पास ऑन कर देगा। तो ऐसे करते करते होता क्या है, वो र्यूमर जंगल में आग की तरह फैलता है और अल्टीमेटली बॉस तक वो र्यूमर पहुंच गया कि सर आपके बारे में तो ये बातें चल रही है। नाउ बॉस उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये बात ओरिजिन कहाँ से हुई थी, किसने उसे स्टार्टअप किया था। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो रास्ता है, जो पाथ है, उसको हमने नाम दिया ग्रेपवाइन। एक बार कोई र्यूमर मार्केट के अंदर आ गया, ऐसे जंगल में आग की तरफ फैलता है, जिसको मन किया बताना शुरू कर दिया और फाइनली जब तक वो मार्केट में फैलता है, हमारे कानों तक पहुंचता है, हमारे लिए उसको पाथ को ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम उसे नाम देते हैं बेटा क्या, ग्रेपवाइन। सी द नेटवर्क और पाथवे ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नोन एज ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन मीन्स वाइन ऑफ ग्रेप्स. As it is difficult to find origin point in case of grapevine, similarly it is difficult to find the source of informally conveyed message. This is a very important question that can be asked in your exam. Why the communication path in informal communication is known as grapevine? Very important. See, now the grapevine communication network, the first one is the gossip. सब बात फैलाना इसमें मकसद होता है। एक बात है मेरे दिमाग में आई, पेट में दर्द हो रहा है, फैलानी है उसको सबको, नॉन सेलेक्टिव बेसिस पे, जो मिला उसको बताना है। चाहे आज तक ज़िंदगी भर उससे बात नहीं करी, उससे शक्ल पसंद नहीं है चाहे उसके, लेकिन अब बात फैलानी है तो उससे फिर बात करनी है। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज गॉसिप. ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विद ऑल ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस. क्लस्टर हिंदुस्तान का सबसे फेवरेट है? कसम दे रहा हूँ, देखिए बात आगे किसी को मत बताइए. दिस इज वॉट नथिंग बट द क्लस्टर. कसम दे रहा हूँ, दैट इज द इंडिविजुअल कम्युनिकेट विद दोज ऑन हुम ही और शी ट्रस्ट. आप जिस पर ट्रस्ट करते हो, हिंदुस्तान में उसको कस्में देते हो, उसको बात बता देते हो, फिर वो आगे बता देता है, फिर वो आगे बता देता है. तो क्लस्टर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. सब मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द क्लस्टर. ठीक है, जिसमें आप ट्रस्ट करते हो, आगे बताते हो, बट वो ट्रस्ट चेन इतनी बड़ी हो जाती है कि अल्टीमेटली सबको बात पता लग जाती है. सिंगल स्टैंड सिमिलर कि एक सीक्वेंस के अंदर सबको पता लगता चला जाता है. वो अपने जूनियर को बताता है, वो अपने जूनियर को, वो अपने जूनियर को. प्रोबेबिलिटी, दिस इज ऑन रैंडम बेसिस. जिससे मूड किया उसे बता दिया, जिससे मूड नहीं किया उसको नहीं बताया. मतलब नो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, नॉट लाइक दैट कि सब में बात फैलानी है. ठीक है, मन किया तो किसी को बता दिया, मन किया तो नहीं बताया. द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स फ्रॉम अदर्स ऑन रैंडम बेसिस. जैसे यहाँ देखो, एक्स को छोड़ दिया, बी को छोड़ दिया, बाकी सबको, जे को भी छोड़ दिया, बाकी सबको बता दिया. सो बेसिकली दीज आर द कम्युनिकेशन नेटवर्क्स अंडर ग्रेपवाइन सिस्टम. गॉट इट? नाउ after this we are going to start with the barriers to effective communication in the next part of this video. Till that, what you have to do, subscribe this channel, thumbs up, write a comment and inform your maximum friends. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन की. होपफुली अभी तक सारे पांचों पार्ट्स आपने बहुत अच्छे से देख लिए हैं. ये टॉपिक बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 101% यू विल गेट द क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इन योर एग्जाम्स. 101%. और जनरली केस स्टडी फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से देखिए. बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सबसे पहले अगर हम समझें कि बैरियर्स का मतलब होता क्या है, तो बैरियर्स का मतलब होता है नॉइस, हर्डल्स. किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन प्रोसेस में अगर हर्डल आती है, कोई भी हर्डल आता है जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनइफेक्टिव करता है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए बैरियर. अब वो बैरियर, वो हर्डल्स हम ब्रॉडली यहाँ पर 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज द सिमेंटिक बैरियर्स, सेकेंड इज द पर्सनल बैरियर्स,
थर्ड इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड फोर्थ इज़ द साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ये 4 बैरियर्स हम पढ़ेंगे। जब हम बात करेंगे सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर्स की, तो दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द एनकोडिंग एंड डीकोडिंग। एक ब्रॉड व्यू आपको दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं सारे डिस्कस करूँगा। जब हम बात करेंगे सिमेंटिक बैरियर्स की, तो सिमेंटिक बैरियर्स जो हैं वो रिलेटेड होते हैं एनकोडिंग या डीकोडिंग से। मतलब अगर एनकोडिंग के अंदर या उसको डीकोड करने में किसी भी तरीके की कोई हर्डल आया, कोई प्रॉब्लम आई, तो दैट इज कंसिडर्ड एज सिमेंटिक बैरियर्स। उसको भी आगे हम फर्दर टाइप्स में, सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, लेटर ऑन वी विल से इट। तो सबसे पहला इज द सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर इज रिलेटेड टू एनकोडिंग एंड डीकोडिंग। वेरी गुड। इसके बाद हमारे पास आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? वो बैरियर्स जो रिलेटेड टू माइंड है, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो आपकी मेंटल सिचुएशन क्या है, दैट इज व्हाट साइकोलॉजिकल बैरियर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे से बात कर रहे हैं लेकिन मैं कहीं और खोया हुआ हूँ, किसी और ध्यान में लगा हुआ हूँ, तो मेरा और आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आप कन्वे करेंगे उसकी 50% बातें मेरे तक पहुँचेंगी और 50% नहीं पहुँचेंगी, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और है। तो रिलेटेड टू स्टेट ऑफ माइंड जो बैरियर्स अराइज होते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल बैरियर्स। थर्ड बेटा हम इसके अंदर देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे ऐसे कम्युनिकेशन बैरियर्स जो आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की वजह से, वर्किंग एनवायरनमेंट की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि सपोज ऑर्गेनाइजेशन में हर कम्युनिकेशन रिटन के अंदर होता है, ओरल कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है, तो उससे कम्युनिकेशन प्रोसेस कई बार डिले हो जाते हैं, और डिले होना भी कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बनाता है। तो दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ वन, द पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर इज बेसिकली रिलेटेड टू द पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, देयर एटीट्यूड, देयर बिहेवियर, दैट इज द पर्सनल बैरियर्स। तो ये चारों बैरियर्स एक एक करके हमें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ सिमेंटिक बैरियर्स के ऊपर, जो कि आपके रिलेटेड है किससे? एनकोडिंग एंड डीकोडिंग से। चलिए अब मैं सिमेंटिक बैरियर से स्टार्ट करता हूँ। बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and form your maximum friends। चलिए, सिमेंटिक बैरियर्स। सबसे पहले बैरियर्स का मतलब क्या है? बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन मींस नॉइस इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? तो इट्स सिंपली अ नॉइस इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। देयर आफ्टर इज द सिमेंटिक बैरियर्स, हर्डल्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस ड्यू टू एनकोडिंग एंड डीकोडिंग। एनकोडिंग एंड डीकोडिंग की वजह से जो बैरियर्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स। ये बात ध्यान रखना, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए इसे बुक्स में। एनकोडिंग एंड डीकोडिंग से रिलेटेड जो है दैट इज सिमेंटिक बैरियर्स। अब इसके अंदर सबसे पहला हमारा आता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज, कि कई बार एक्सप्रेस को इतना मैसेज को इतना बैडली एक्सप्रेस किया जाता है कि उसकी एनकोडिंग डीकोडिंग में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैंने अपने जूनियर से पूछा कि इस सिस्टम का पासवर्ड क्या है, ठीक है? तो मेरे जूनियर ने बोला आई कांट टेल यू। मैंने अपने जूनियर से बोला सिस्टम का पासवर्ड क्या है? मेरे जूनियर ने मुझको क्या जवाब दिया? आई कांट टेल यू। अब जब मेरे जूनियर ने मुझको बोला आई कांट टेल यू, मेरा ईगो भड़क गया। और मैं, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे को बोलेगा आई कांट टेल यू? अब हो गया एक बैरियर, मैंने उसे रख के सुना दिया। उसने बोला सर पासवर्ड इज आई कांट टेल यू। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? उसने ये नहीं बोला था आई कांट टेल यू, उसने बोला नेक्स्ट लाइन जब मैंने उसे डांट दी, सर पासवर्ड इज आई कांट टेल यू। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ मैसेज ही बैडली एक्सप्रेस किया गया था, जिसकी वजह से एक बैरियर आना। गलती मेरी भी नहीं है, उसने बोला आई कांट टेल यू। वो बोल सकता था पासवर्ड इज आई कांट टेल यू, द वर्ड्स आई कांट टेल यू, वो भी अपनी जगह ठीक है देखा जाए तो, क्योंकि उसने, मैंने पूछा पासवर्ड क्या, उसने बोला आई कांट टेल यू। बट द मैसेज वॉज सो बैडली एक्सप्रेस्ड कि इससे एक कम्युनिकेशन बैरियर आना ही था। तो आइए देखते हैं। Sometime intended message may not be conveyed by a manager to his subordinate. This expressly expressed messages may be called on account of usage of wrong word. Please underline जो मैंने यहाँ पे दी आपको, omission of needed words। इसके अंदर क्या था? omission of needed words थे, that is the password is। ये अंडरलाइन कर लीजिए, यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड। ये एग्जाम्पल आप लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, और ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया है। देयर आफ्टर इज द सिंबल विद द डिफरेंट मीनिंग। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ध्यान से सुनिए। मैंने आपको सपोज आपने एक प्रोजेक्ट वर्क बनाया, लेट अस अपने लेवल का एग्जांपल लीजिए। प्रोजेक्ट वर्क बनाया और आप मेरे पास लेके आए कि सर ये प्रोजेक्ट कैसा है?
तो आपने बड़ी मेहनत करी है उस प्रोजेक्ट पर, दिन रात एकदम बढ़िया 10 दिन तक लग के, पढ़ाई तो होती नहीं निकम्मो तुमसे, यही करोगे हैं। तो आपने 10 दिन मेहनत करके उस पूरे प्रोजेक्ट को आपने बनाया है। अब आपने मेरे से पूछा प्रोजेक्ट कैसा है, मैंने कहा नॉट बैड, ठीक है। अब जब मैंने बोला नॉट बैड तो आप जो है थोड़े से डिसहार्टेड हो गए। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था 10 दिन मैंने मेहनत करी, इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, सर बोलेंगे ऑसम, वंडरफुल, एक्सीलेंट, इस तरह के वर्ड्स, बट मैंने क्या बोल दिया? नॉट बैड। सी, यहाँ पर मेरा नॉट बैड जो था, कहने का मतलब ये नहीं था कि प्रोजेक्ट एक्सीलेंट नहीं है या ऑसम नहीं है। ब्रिटिश कल्चर के अंदर नॉट बैड, जो ब्रिटिश कम्युनिकेशन होती है, ब्रिटिश ऑथर्स की जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो व्हेन दे आर राइटिंग द नॉट बैड इट मीन्स एक्सीलेंसी, एक्सीलेंट, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, वो उसके लिए नॉट बैड यूज़ करते हैं। बट इंडियन कल्चर नॉट बैड को कैसे लेता है? इट्स ओके टाइप। हम जब नॉट बैड को कंसिडर करते हैं तो वो लेते हैं इट्स ओके, मतलब इट्स नीदर टू गुड और नीदर टू बैड। बट सेम ब्रिटिश कल्चर के अंदर जब आप बात करते हैं नॉट बैड तो उसका मतलब होता है इट्स एक्सीलेंट, इट्स गुड, इट्स वंडरफुल। मैंने आपको बोला नॉट बैड, तो हुआ क्या? आपने उसको एक डिफरेंट सेंस में ले लिया कि सर को ठीक ठाक लगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, जबकि मेरा कहने का मतलब था इट्स एक्सीलेंट। सो कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका डिफरेंट मीनिंग होता है और उस डिफरेंट मीनिंग की वजह से कम्युनिकेशन बैरियर अराइज होते हैं। तो आप देख सकते हैं, आइए, a word may have several meanings. Sometimes message decoded by receiver is not in the same sense in which sender encoded the message. Please underline, sometimes message decoded by the receiver is not in the same sense in which sender encoded the message. Therefore it leads to barrier to effective communication. Please इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए जो मैंने किया आपके लिए। For example, superior sends a message to subordinate on his or good performance, not bad. Superior ने मैसेज भेजा subordinate को उसकी परफॉर्मेंस पे, not bad. Superior is communicating congratulations for his performance, but subordinate might take it in difficult sense. In British culture, not bad is interpreted as good performance. बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल्स बेटा ढूंढ के निकाले हुए हैं ताकि एक बार में चीज़ आपके दिमाग में जाके बैठे। एंड बिलीव मी, इफ़ यू विल कोट दीज एग्जाम्पल्स इन योर एग्जाम, जब आप इनको कोट करेंगे तो डेफिनेटली एक टीचर पे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है, आपके मार्क्स बढ़ते हैं। अभी आपने टॉपर का इंटरव्यू देखा होगा क्लास 12 के, हु स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स एंड 97 इन बिजनेस स्टडीज़। एक दूसरे टॉपर है कृति देशवाल, उसका भी हम इंटरव्यू बहुत जल्दी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। शी ऑल्सो स्कोर्ड 100 इन इकोनॉमिक्स एंड 95 इन BST। तो इन लोगों की अगर आप बातें सुने तो वो आपको बताएंगे कि वो कितनी कंसिस्टेंटली और तरीके से उन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन किया है। और उसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एग्जाम्पल्स जो आपको बताए जा रहे हैं, आपको ये हर हाल में एग्जाम में कोट करके आने हैं। एंड डेफिनेटली दीज एग्जाम्पल्स विल एड ऑन योर मार्क्स। आपको रटना कम पड़ेगा, क्रैम कम करना पड़ेगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी और टीचर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन इन चीज़ों का पड़ता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, उसके बाद क्या है? फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन क्या है? सी, कई बार क्या होता है, सपोज मेरा एक कस्टमर है जर्मनी के, और मैं इंडिया में हिंदी बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है। अब वो जर्मन में बात कर रहे हैं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो वी नीड अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर इस तरीके से जिसको जर्मन भी बहुत अच्छे से आती है और हिंदी भी बहुत अच्छे से आती है। अगर वो ट्रांसलेटर दोनों भाषाओं के अंदर, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर परफेक्ट नहीं होगा तो बट ऑब्वियसली कम्युनिकेशन हर्डल्स क्रिएट होंगे ही होंगे। होगा क्या? जर्मन में कुछ बोला, उसको जर्मन इतनी अच्छे से समझ में नहीं आई, उनको जो समझ में आया उन्होंने मुझे हिंदी में इंटरप्रेट कर दिया, मैंने अकॉर्डिंगली जवाब दे दिया और उन्होंने आगे वो बात जर्मन में बता दी, बट जिस सेंस में बताना चाहते थे उस सेंस में नहीं बताई। तो इन दिस सेंस कम्युनिकेशन हर्डल्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत अच्छे एग्जांपल यहाँ पर भी है, ध्यान से देखिए। अ कस्टमर फ्रॉम फ्रांस इंक्वायर्ड अबाउट कंपनीज प्रोडक्ट एंड आस्क्ड द मैनेजर टू आंसर हिज क्वेरीज थ्रू मेल। मैनेजर हायर्ड अ ट्रांसलेटर हु कन्वेड मैनेजर्स आंसर इन फ्रेंच लैंग्वेज। नाउ इफ द ट्रांसलेटर वुड नॉट बी गुड इनफ इन बोथ द लैंग्वेजेस देन इट मे क्रिएट problems. Got it? तो this is what faulty translations. Hopefully आपको ये point मेरा समझ में आ गया. Again you can quote this example in your exam. Thereafter is the next technical jargon. One of the important one. ध्यान से देखिए, होता क्या है, different field के जो professionals हैं, जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम कॉमर्स फील्ड के हैं, अगर हम बात करें यार मार्केट बुल है, मार्केट बियरिश है, ठीक है, ब्लू चिप कंपनीज है, तो ये हम कॉमर्स स्टूडेंट को समझ में आता है कि बुल है मतलब मार्केट चढ़ रही है, बियरिश है मतलब गिर रही है, ब्लू चिप है इन द सेंस टॉप शॉट कंपनीज है।
ठीक है। ऐसी डॉक्टर्स की लैंग्वेज के अंदर या साइंस की लैंग्वेज में एक वर्ड होता है मैजिफेरा इंडिका, दैट इज़ द मैंगो। तो बेसिकली दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स जो कि प्रोफेशनल्स को ही समझ में आते हैं। प्रोफेशनल्स आपस में जब बात कर रहे होते हैं या कई बार कस्टमर से बात करते हुए, अपने क्लाइंट से बात करते हुए, जानबूझ के वो इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं जो सामने वाले को समझ में नहीं आते और कम्युनिकेशन हर्डल देखने को मिलता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आप डॉक्टर के पास जाइए कभी, जनरली ऐसा होता है, नॉट इन ऑल द केसेस बट जनरली। आप एक क्वेश्चन पूछिए, 2 क्वेश्चन पूछे, ठीक है, इट्स ओके। जब आप इरिटेट करना शुरू कर देंगे क्वेश्चन पूछ के, तो डॉक्टर भी क्या होगा, अपने टेक्निकल सेंस में आपको जवाब देना शुरू कर देंगे। ये केमिकल, वो मेडिसिन, ये मेडिसिन, आप कहोगे हाँ आ गया समझ। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ें, टर्म्स समझ में नहीं आती जो डॉक्टर लाइन में है। सेम वे आप चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाइए, ठीक है, आपने ITR फाइल करवानी है, इनकम टैक्स रिटर्न, जितना CA ने बताया उतना आपको समझ में आ गया, नॉर्मल। आप बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करना शुरू करोगे, फिर वो आपको अपनी भाषा में बोलेंगे, देख लो भैया सेक्शन 131 का नोटिस आ गया ना, फिर 234 रुपये की पेनल्टी लग गई, तो मुझे मत बोलना। अब आप देखते रहेगा कि ये सेक्शन 131 क्या, 234 क्या क्या बोल गए। तो इस तरह के बहुत टेक्निकल जार्गन्स जो प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ किए जाते हैं, अगर कस्टमर्स या क्लाइंट्स के साथ यूज़ किए जाते हैं तो ऑब्वियसली इससे कम्युनिकेशन बैरियर आता है। देखिए ज़रा, it is usually found that specialists use technical words in their professional field while explaining to their clients or customer. In such a situation, a receiver might not be able to understand complete content. This work as a barrier. For example, you approached a website designer. ये मेरे साथ हुआ था इसलिए मैं लिख रहा हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम एक वेबसाइट डिज़ाइनर को कॉन्टेक्ट किया कि वेबसाइट बनानी है, लाइक दैट, पूरा रिकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म, तो सर वो होस्टिंग, VPS और डायनेमिक वेबसाइट, पता नहीं क्या क्या वर्ड बोल दिया, SQL इंजेक्शंस। तो ये सब चीज़ें उस समय थोड़ी बड़ी अजीब सी लगी। फिर धीरे धीरे मैं भी बेशरम होकर पूछता रहा, भाई VPS क्या होता है, भाई SQL क्या होता है, भाई मेरे को समझा अच्छे से। तो बेशरम बन के वो बात अलग है, मैंने समझ ली। लेकिन देखिए, डिज़ाइनर फॉर क्रिएटिंग e-commerce फॉर योर बिजनेस, प्रोफेशनल यूज technical words like hosting, VPS, cloud servers, SQL injections which were out of your working area. तो ये थे आपके सारे semantic barriers जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए related to encoding and decoding. First was badly expressed message, second was symbol with different meaning, third is quantity translation, fourth is technical jargon. बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड राइट योर नेम एंड स्कूल एंड स्टेट इन द कमेंट बॉक्स, दैट रियली मोटिवेट्स मी। एंड यू कैन ऑल्सो रैंक अस ऑन गूगल, जस्ट टाइप चंदन पोद्दार। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, अभी हमने बात करी थी सिमेंटिक बैरियर्स की, अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स की। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था, रिलेटेड टू होते हैं स्टेट ऑफ माइंड, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जब कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है तो स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अब हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स के सब टॉपिक्स की बात करते हैं। उससे पहले प्लीज अंडरलाइन, psychological barriers are related to, please underline, state of mind at the time of communication time पे state of mind क्या है। सबसे पहले इसमें आता है बेटा premature evaluation। now what exactly the premature evaluation is? suppose एक communication process चल रहा है, communication, let us take an example, आप घर पहुंचे, as usual आप लेट पहुंचे जो आपने टाइम दिया था, तो आप प्री स्टेट ऑफ माइंड से गए कि आज ज़बरदस्त तरीके से जो नॉर्मल का एक लेक्चर होता है पेरेंट्स का वो मिलने वाला है कि लेट आ गए, ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह। तो उस दौरान हुआ क्या, जब मम्मा ने बोलना शुरू किया या पापा ने बोलना शुरू किया, तो आप एक प्री सेट माइंड से हो कि हाँ अब ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं पेरेंट्स के, वो सुनने को मिलेंगे। काम नाम तो होता नहीं है, 24 घंटे घूम लो, टीवी देखवा लो, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, लाइक दैट, ठीक है। तो आपने एक प्री सेट है। अब उन्होंने इस अपार्ट फ्रॉम दिस अगर इसमें कोई एक नई चीज़ ऐड ऑन कर दी या सपोज कुछ प्लस माइनस या कुछ आपके बेनिफिट के लिए कुछ अच्छा ही बता दिया, ठीक है, तो वो आपको ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक प्रीसेट लेक्चर है कि आज मैं लेट पहुंचा हूं या लेट पहुंची हूं तो मुझे सेम लेक्चर सुनने को मिलना है। यू आर विद अ प्री माइंड सेट। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, बेटर वन। सपोज आपने एक टॉपिक मेरे से पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया। वो आप स्कूल में जब टॉपिक सुन रहे होंगे मैडम से, तो आप क्या करते हैं 90% सिचुएशन के अंदर, क्योंकि आपने टॉपिक समझा हुआ है, तो आप अपने दिमाग में वही चलाते रहते हैं कि जब मैंने सर से वीडियो में पढ़ा था तो सर ने क्या कहा था।
आप क्लास में टीचर की बात नहीं सुन रहे, और अगर सुन भी रहे हैं तो आप उसको वही समझ रहे हैं जो मैंने आपको बताया। हो सकता है टीचर आपको कोई एक नई बात बता दे, बट आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें ध्यान से सुना ही नहीं। आपका दिमाग में प्री सेट है कि टीचर, स्कूल टीचर वही बता रही है जो सर ने अपनी वीडियो के अंदर बताया था। तो दिस टाइप ऑफ प्री मैच्योर इवेल्युएशन, प्री मैच्योर मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान आप पहले से ही माइंडसेट लेके बैठे हो कि ऑब्वियसली यही बात डिस्कस होगी, सेम बातें डिस्कस होंगी, एंड दिस वर्क एज ए हर्डल इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसको मैंने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में आपको समझाया है। लेट अस टेक दैट एग्जाम्पल। प्रीमेच्योर, समटाइम्स वी फॉर्म पर्टिकुलर जजमेंट इवन बिफोर लिसनिंग द एंटायर मैसेज। मिल गया? दिस लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एक्ट एज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। सबॉर्डिनेट ने बोला, सर आई नीड लीव फॉर 3 days, 3 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए। मैनेजर, सॉरी आई कांट अलाउ, वी हैव टू मीट टारगेट्स, हमारे पास टारगेट्स बहुत बड़े हैं, हमें उसे मीट करना है। सबॉर्डिनेट, प्लीज सर इट्स अर्जेंट। तो मैनेजर ने कहा, सॉरी बट यू कैन टेक ऑफ आफ्टर 1 month बट इट्स नॉट पॉसिबल इन द मंथ। ठीक है, मतलब मैनेजर ने बोला कि आप 1 महीने बाद छुट्टियां ले लो, अभी पॉसिबल नहीं है। 20 मिनट बाद सबॉर्डिनेट एंटर किया और उसने बोला, सर प्लीज, अभी इतना ही बोला सबॉर्डिनेट ने, सर प्लीज, मतलब इट इज़ लाइक मेरा जूनियर मेरे पास आया, सर छुट्टी चाहिए 3 दिनों की। तो मैंने बोला नहीं अभी नहीं मिल सकती, टारगेट पूरे करने। मैंने कहा अगले महीने ले लेना 3 दिन की। फिर वो मेरे पास 20 मिनट दोबारा आया और अभी वो एंटर कर रहा है गेट से, और एंटर करते उसने बोला सर प्लीज़, और अब मेरा गुस्सा फूट पड़ा। उसने भी सर प्लीज़ ही बोला। बिफोर सबॉर्डिनेट वॉज एबल टू कंप्लीट, अभी उसने सर प्लीज़ ही बोला था। आई सेड आई कांट अलाउ यू, वाई यू आर वेस्टिंग माई टाइम। मैं चल पड़ा ऐसे, Why are you wasting my time? सबॉर्डिनेट ने बोला, सर प्लीज अलाउ मी 4 days in the next month. I'm not asking for leave in this month. Got it? Wonderful. सबॉर्डिनेट ये कहने आया था कि सर 4 दिन की छुट्टी दे दो, जबकि उसने सर प्लीज बोला, मैंने उसे कंप्लीट ही नहीं करने दी और मैं अपना राशन पानी लेके उसके ऊपर चढ़ गया। तो दिस टाइप ऑफ प्री मैच्योर इवैल्यूएशंस हमेशा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द लैक ऑफ अटेंशन। ये क्या होता है, कई बार कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा होता है, ये भी एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट सपोज इस समय मैं आपको समझा रहा हूँ और अब वीडियो देखते हुए किसी को मैसेज भेज रहे हैं, निकम्मो भेज रहे होगे पक्का, किसी को हंसी आ रही तुम्हारे चेहरे पे, या व्हाट्सएप कर रहे हो, या तुम्हारा ध्यान किसी वेब सीरीज़ के ऊपर है, या कोई प्रोग्राम आने वाला है, या कोई कॉन्टेस्ट या फेस्ट आने वाला है, उस पर ध्यान है, तो आप इस वीडियो को भी ध्यान से नहीं देख पाओगे। और इसके अंदर जितनी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आधी आपके दिमाग में जा ही नहीं पाएंगी, क्योंकि आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो। सिर्फ मोटा मोटा जब आपका ध्यान जाएगा उस समय जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप समझ पाएंगे। तो दिस इज व्हाट लैक ऑफ अटेंशन, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्ट होता है। लेट अस टेक एग्जांपल। सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को बुलाया, बट सुपीरियर अगर मैसेज भेजने में बिजी है तो क्या वो सबॉर्डिनेट की बात सही से समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। उसका ध्यान मैसेज की तरफ है और वहां पर भी है, दोनों तरफ उसका ध्यान भटका हुआ है, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव नहीं हो सकता, एंड वाइस वर्सा। देखिए, अटेंशन ऑफ रिसीवर इज इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लैक ऑफ अटेंशन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन हैम्पर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। फेलियर टू रीड और लिसन व्हाट इज कन्वेड वर्क्स एज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, सुपीरियर कॉल्ड ऑल हिज सबॉर्डिनेट्स फॉर डिस्कसिंग न्यू प्लान्स। सुपीरियर ने कॉल किया, वन ऑफ द सबॉर्डिनेट कर लीजिएगा प्लीज, make it correct. One of the subordinate is preoccupied in sending messages to friends and didn't listen to conveyed messages properly. Take another example. An employee explains his problem on boss who is preoccupied with other tasks. In this situation, boss will not be able to grasp the message. बना पाए अच्छी बात है डायग्राम, ना बना पाए तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। Distrust of very important point. अगर सुपीरियर का सबॉर्डिनेट पे और वाइसा वर्सा, जनरली सुपीरियर का सबॉर्डिनेट पे होता है, एक बार डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाए कि यार इसके साथ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी क्योंकि ये आगे किसी को भी बता सकता है, तो उस केस के अंदर हमेशा सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्ट होते हैं, क्योंकि सुपीरियर ये डिसाइड नहीं कर पाता कि ये बात सबॉर्डिनेट को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि एक तरह का लैक ऑफ
ट्रस्ट की सिचुएशन, दैट इज द सिचुएशन ऑफ डिसट्रस्ट क्रिएट हो चुकी है. Lack of trust between the parties involved in communication process act as a barrier to communication. If parties do not believe each other, they cannot understand each other's message in original sense. आप ही देख लीजिए, आप दो दोस्त हैं, अगर आपका एक ऐसी सिचुएशन है, आपको सामने वाले पे लगता है आपका एक फ्रेंड है जो हमेशा झूठी बोलता है, आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज बन गई है कि वो हमेशा झूठी बोलता है, तो वो कभी सही बात भी बोल रहा होता है तो आपको क्या लगता है भाई झूठ बोल रहा होगा. यही होता है या नहीं होता. सो दिस इज व्हाट अ सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रस्ट, और उसके अंदर कभी भी आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छा हो ही नहीं पाता. फॉर एग्जाम्पल, इफ मैनेजर हैज बैड एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर्ड विद सबऑर्डिनेट, देन ही और शी विल नेवर प्रेफर टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन. दिस में अफेक्ट डेलीगेशन प्रोसेस. होपफुली आपको याद हो, बताओ क्या था. इट इज अ प्रोसेस बाय विच manager share some of his authorities with the subordinate. Very good. ठीक है, तो ये था आपका distrust. अब इसके बाद है नेक्स्ट लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रस्ट. ये होता क्या लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रस्ट. देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर सपोज मैं बॉस हूँ और मेरे अंडर एक 6 लेवल हिरार्की है, मतलब मेरे अंडर जूनियर, उसके अंडर जूनियर, उसके अंदर जूनियर, उसके अंडर जूनियर और उसके अंडर जूनियर, ये एक 6 लेवल हिरार्की है. तो अगर मैंने कोई मैसेज कन्वे किया तो अगर वो लास्ट स्टेज तक जाना है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर वो ओरल मैसेज है तो डिफरेंट स्टेज पर वो फिल्टर होगा और कुछ कुछ बातें उसमें से कट होती जाएंगी और लास्ट स्टेज तक जितनी बातें कन्वे होनी चाहिए उतनी बातें कन्वे नहीं हो पाएंगी. तो हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है कि कम्युनिकेशन जो है वो रिटर्न में जितना होगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ओरल अगर आप करेंगे तो इस तरह का फिल्ट्रेशन होना या इस तरह का डिलीशन होना इंपॉर्टेंट वर्ड्स का बहुत कॉमन है अगर वो मल्टीपल लेवल से क्रॉस हो रहा है. लॉस बाय रिटेंशन भी हो सकता है. सपोज मैंने अपने जूनियर को कोई बात बताई, उसे आज तो याद है, कल भी याद है, बट वो 5 दिन बाद भूल गया, वो रिटेन नहीं कर पाया, वो इतना ऑक्यूपाइड है कि उसके बात दिमाग से निकल गई. आपके साथ भी कई बार होता है, आप कहते हो अबे यार कैसे भूल गया होमवर्क करना. होता है नहीं होता, बिकॉज यू आर प्री ऑक्यूपाइड विद अदर एक्टिविटीज ऑन फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज. सो कई बार आप क्या कहते हो, अबे होमवर्क करना भूल गया, अबे यार यूटी था मैं तो भूल ही गया, ठीक है, अबे क्लास टेस्ट तो भूल गया. सो दिस व्हाट कि आपका लॉस बाय रिटेंशन, आप रिटेन नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी आप दूसरी चीज़ों से इतने ऑक्यूपाइड थे कि आपको वो बात ध्यान में नहीं रही. रिटर्न में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, बट अप टू सम एक्सटेंट ये रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं. आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है. Poor retention power and various filters in communication process badly affects communication process. When message passes through various individuals, especially oral communication, successive transmission may result in loss of information. To avoid this, organization should avoid oral communication. For example, A order B to collect cash from C. After that, B gets busy in his work and forget to collect the payment from C. Here, poor retention power of C works as a barrier. तो अभी आपने मेरे साथ पूरे के पूरे साइकोलॉजिकल बैरियर्स डिस्कस किए. इससे पहली वाली वीडियो में हम सिमेंटिक बैरियर्स डिस्कस कर चुके हैं. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एज वेल एज द पर्सनल बैरियर्स. बट बिफोर दैट, डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम, स्कूल एंड स्टेट इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की. होपफुली अभी तक आपको सिमेंटिक एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं. जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जो होते हैं वो बेसिकली रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से, उसके कल्चर से, उसके फीडबैक सिस्टम से, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है. तो एक एक करके हम सारी की सारी बातें करते हैं. सबसे पहले हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का बेसिक डेफिनेशन. बैरियर इंडिकेट इन इफेक्टिवनेस इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. देखिए वही चीज, ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, रूल्स, रेगुलेशंस एटसेट्रा. सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी. ये क्या होता है, ध्यान से देखें. व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी? वेदर इट सपोर्ट्स फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और इट सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन. वेदर the managers working at the same level are allowed to communicate, that is the scalar chain is followed or not. आपको याद होगा मैंने आपको चैप्टर 2 के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में स्केलर चेन पढ़ाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली एक तो होता है आपका गैंग प्लैंक,
गैंग प्लैंक क्या होता है कि मैनेजर्स बिटवीन वर्किंग एट द सेम लेवल्स आर अलाउड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, और एक स्केलर चेन दैट इज द ऑफिशियल रेंज ऑफ कमांड रेंजिंग फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो स्केलर चेन प्रॉपरली फॉलो हो रही है, गैंग प्लैंक फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, वेदर हर डिसीजन टॉप लेवल लेता है दैट इज सेंट्रलाइजेशन फॉलो होता है या डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब जो छोटे मोटे डिसीजंस हैं वो लोअर लेवल पे ले लिए जाते हैं। तो दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज अफेक्ट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, अगर सेंट्रलाइजेशन है, सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो सारा का सारा टॉप लेवल लेता है, तो उससे हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस डिले होता है, क्योंकि सारे डिसीजन टॉप लेवल को बताए जाएंगे, देन दे विल आंसर, देन उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट अगर छोटे मोटे डिसीजंस लेने की पावर लोअर लेवल या मिडिल लेवल को है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिले नहीं होता है। सेम वे अगर हम गैंग प्लैंक फॉलो कर रहे हैं, जो मैनेजर सेम लेवल पे काम कर रहे हैं उनको आपस में कम्युनिकेशन करना अलाउड है, तो भी हमारा जो कम्युनिकेशन डिले है वो अवॉइड किया जा सकता है। तो व्हाट एग्जैक्टली द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी इज, वेदर we follow centralization, decentralization, up to what extent we are allowing the free flow of communication, up to what extent we are following the scalar chain or gang plan, all these definitely affects the communication process. So let us see व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल। देखिए, इसे ऐसे ही लिखिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मतलब आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, बट एक ये न्यू स्किल ऑफ राइटिंग है जो कि हम हायर लेवल पे फॉलो करते हैं, उसको मैंने यहाँ डालने की कोशिश करी है, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है जो समझ में आता है क्लियरली। पढ़ेंगे आपको, देखिए जरा, व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन पॉलिसी, वेदर ऑल डिसीजंस नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू हायर अथॉरिटीज or lower level has the power to take decision, whether departmental managers are allowed to communicate or they should communicate from top management only. These questions best define the organizational policy of an organization in respect to communication. If the organization policy is highly centralized, whereby all the small decisions are communicated to top level, then it leads to communication barrier. Free flow of communication should be promoted within the organization. Of wonderful writing. प्लीज इसको इसी तरीके से आपको लिख के आना है, एक भी लाइन आपको इग्नोर नहीं करनी। देखिए, यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल्स कम है, इसलिए मैं थोड़ा उसे इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट सेंस में। नेक्स्ट इज द रूल्स एंड रेगुलेशन, कि कम्युनिकेशन के लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ओरल कम्युनिकेशन हैज़ नो वैलिडिटी, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये फॉलो किया जाता है। तो सच टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, क्योंकि देखिए अगर ओरल कम्युनिकेशन की वैलिडिटी नहीं है, इट्स गुड, ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उसको राइटिंग के अंदर लेना या उसको राइटिंग में करना, फिर उसके बाद उसे फॉरवर्ड करना, फिर आंसर का रिप्लाई का वेट करना, थोड़ा डिले होता है प्रोसेस में। इमरजेंसी के अंदर ये खतरनाक है। सम टाइम इस तरह के रूल्स होते हैं कि कम्युनिकेशन शुड बी बिटवीन 10 to 6, दैट इज ऑफिशियल आवर्स। तो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस खतरनाक हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए और कम्युनिकेशन प्रोसेस को एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं। Let's take an example. Oral communication has no validity. Employees should share important communication through official email only. एक होता है आपका पर्सनल ईमेल जो आप जीमेल पे बना लेते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज जब आप बड़े हो जाएंगे, ज्वाइन करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस को, यू विल सी, जैसे मेरा ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी है, तो हमारे पास स्टाफ के पास एक आईडी है, दैट इज, लेट अस टेक माय आईडी, chandanpoddar@grooming.com, chandanpoddar@escholars.com। तो ये ऑफिशियल ईमेल अलॉट किए जाते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होते हैं और उसके थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। These types of directions and conditions are necessary for fixing responsibility of wrong action taken. However, if it may lead to hurdle in communication process, especially in case of emergency situations, please underline emergency in case of, especially in case of emergency situation. In emergency situations, such communication may lead to procedural delays. Very good. Thereafter next आता है हमारा क्या, स्टेटस। स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिए। ये दो तरीके से हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्ट करता है। फर्स्ट वे आउट क्या, फर्स्ट वे आउट कई बार लगता है टॉप लेवल को लगता है कि जो लोअर लेवल है उनका सेम माइंडसेट नहीं है। क्योंकि उनका सेम माइंडसेट नहीं है तो क्या हमें उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम लोअर लेवल जो है वो टॉप लेवल के बारे में एक माइंडसेट रखता है कि दे आर वेरी
स्टेटस कॉन्शियस, तो हमारी कम्युनिकेशन को वो किस तरीके से कंसिडर करेंगे। ये जो बातें आती हैं मन के अंदर, दिमाग में रहते हैं, ये हमेशा कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्ट करती हैं। यार ये मेरा जूनियर है, मैं इससे क्या बात करूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा तो इसको क्या समझ में आएगा। इस माइंडसेट से आप कभी इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे। सेम वे जूनियर सोच रहा है यार सीनियर है, यार बड़ा स्टेटस है, यार बड़ा एटीट्यूड है, दिखाता है, यार बात करूं ना करूं। तो ये जो है पूरी वर्किंग को ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। आइए देखिए जरा। In organization, status is defined by authorities of individual. As the person moves to the next level of hierarchy, his authorities increases and consequently the status. Communication between top level officials and lower level officials used to be very formal, and this act as a barrier due to two reasons. Firstly, top level officials may not be interested in communication because they might think lower level officials are not of same mindset. Yes. Or secondly, lower level officials may not be able to communicate their message to top level due to status consciousness of top level officials. A status conscious manager may not allow his subordinates to express their feelings freely. तो ये दो रीजंस आप 1 और 2 करके एग्जाम में लिख के आइए, बहुत अच्छा रहेगा। फुल मार्क्स एक ही बार में टीचर देखते के साथ इम्प्रेस। तो होपफुली आपको तीनों में अलग अलग चीजें समझ में आ रही है, आप मर्ज नहीं कर रहे हो, क्योंकि जनरली होता है कि इतना पढ़ के आप चीजों को मर्ज करना शुरू कर देते हो। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी में वेदर सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, स्केलर चेन, गैंग प्लैंक, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइक ओरल कम्युनिकेशन हैज नो वैलिडिटी, मेल थ्रू official communication should be from official mail IDs only. Status, point number 1, that lower level people are not of same mindset, and lower level is thinking कि top वाला status conscious है, हमारी बातें किस एंगल से लेंगे। Now next is the fourth is complexity in organizational structure. Most interesting point, बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा। ये होता क्या है, कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में ना चाहते हुए भी डुअल सबऑर्डिनेशन हो जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी में सपोज एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक लेबर डिपार्टमेंट है, एक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक लेबर डिपार्टमेंट है, एक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है। एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, फ्लाईओवर बनाना है। तो होगा क्या, वहाँ से परचेज डिपार्टमेंट से भी लिंक करना है, लेबर डिपार्टमेंट से भी, और प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपना एक प्रोजेक्ट मैनेजर उस पर बैठा दिया। अब सपोज उस टीम के अंदर 20 पर्सन्स हैं। कितने बंदे हैं? 20 बंदे, और उन 20 बंदों का एक हेड है। तो अब होगा क्या, देयर इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि इस पूरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देख रहा है, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन को देख रहा है। यस और नो? जो बंदे परचेज मैनेजर या लेबर डिपार्टमेंट से आए हैं, उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दे नीड टू रिपोर्ट टू द प्रोजेक्ट मैनेजर एज वेल एज to their concerned department, that is through the purchase department as well as to the labor department. तो उनकी डुअल रिपोर्टिंग हो जाती है। एक हो जाती है अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, और दूसरा वो जिस डिपार्टमेंट पे आए हैं उनको उन्हें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह का जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, डुअल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो दिस वर्क्स एज ए बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आइए, क्योंकि होता क्या है, ऐसे जनरली ना रिपोर्ट्स को रिकंसाइल करी जाती है, और उसमें कुछ भी हल्की बहुत गड़बड़ आ जाए तो उस चीज़ को बड़ा टेक्निकली एनालाइज करने की कोशिश की जाती है, विच क्रिएट्स द टेंशन, और कुछ नहीं होता। आइए, complex organizational structure can't promote smooth communication if the individual has to report to various number of superiors, multiple subordination due to number of managerial levels, then communication delays are likely to arise. Also, hierarchy results in twisting of information. जो मैंने आपको लास्ट में बताया, व्हेन दे रिकंसाइल, तो चीज़ें कुछ मिसमैच मिल सकती हैं। देयर इज़ द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। क्या फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन सपोर्ट की जाती है? क्या लोअर लेवल मैनेजर्स अपनी बात टॉप लेवल तक पहुंचा सकते हैं? ऐसा कोई प्रोसेस है? ग्रीवेंस प्रोसीजर है, सजेशन बॉक्स सिस्टम है, फीडबैक प्रोसीजर है? और नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल ही अपनी बात लोअर लेवल को कम्युनिकेट कर पाते हैं, कोई सजेशन बॉक्स, कोई ग्रीवेंस बॉक्स सिस्टम टाइप नहीं है, तो उस केस के अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस वन वे है, और वन वे कम्युनिकेशन हमेशा खतरनाक रहता है। वहाँ पर अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आपको सजेशंस नहीं मिल पाएंगे, विच अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन
tools like suggestion box, grievance cells, feedback procedure may result in one-way communication, and one-way communication always restrict the growth of organization. Facilities like transparency in working conditions, social culture gathering create good image among stakeholders and helps in increasing strong public relations. So this exactly what are the organizational barriers. वीडियो पसंद आई तो don't forget to subscribe the channel and write in the comment box your state, name and school, and you can also review me on Google. Just type Chandan Poddar. Thank you so much. In the next video we will cover up the personal barriers. हेलो फ्रेंड्स, अब तक हम ऑलरेडी 3 तरह के बैरियर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सिमेंटिक बैरियर्स देखे, साइकोलॉजिकल बैरियर देखे और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स देखे। अब हम बेटा बात करने जा रहे हैं पर्सनल बैरियर्स। एज द नेम सजेस्ट, पर्सनल बैरियर्स कि कुछ पर्सनल स्किल्स की वजह से जो बैरियर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल बैरियर। नाउ व्हाट इज दिस पर्सनल स्किल्स की वजह से जो बैरियर आते हैं? देखिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस में 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, वन इज सेंडर एंड सेकंड इज रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर के जो पर्सनल स्किल्स की वजह से बैरियर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल लैक ऑफ वोकैबुलरी, हो सकता है उतनी अच्छी वोकैबुलरी ना हो सेंडर की या रिसीवर की। हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज, जिस टॉपिक पे बात होनी है उसमें से सेंडर को या रिसीवर को किसी एक को उतनी अच्छी नॉलेज ना हो। लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स, लैक ऑफ अटेंशन, मीन्स बेसिकली मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ पर्सनल इश्यूज की वजह से जो बैरियर अराइज होते हैं। दैट पर्सनल इश्यूज कैन बी, देखिए जरा यहाँ पर, लैक ऑफ नॉलेज, सिलेक्टिव अटेंशन, लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स, लैक ऑफ वोकैब। अब मैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में पर्सनल बैरियर्स को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करता हूँ। One is personal barriers related to superior and the second is personal barriers related to subordinate. अब सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल बैरियर्स रिलेटेड टू सुपीरियर से। सुपीरियर से रिलेटेड जो पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, द वेरी फर्स्ट इज फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। अगर कोई एक ऐसी मीटिंग, कोई एक एजेंडा या कुछ भी ऐसा डिस्कशन होना है जिसमें सुपीरियर को लगता है कि उसकी लैक ऑफ नॉलेज है, और लैक ऑफ नॉलेज की है या लैक ऑफ वोकैब है या XYZ ड्यू टू एनी रीजंस, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो इमेज है अमंग द सबऑर्डिनेट्स वो डाउन हो सकती है, तो ऐसी कम्युनिकेशन को हमेशा सुपीरियर जो है वो अवॉइड करेगा। अब देखिए जरा, sometimes superiors avoid communication of their ideas to maintain their level. This is to avoid weakness, as they think that particular communication may down their position. If a superior perceives that a particular communication may adversely affect his authority, she may avoid such communication. For example, if the manager has less idea about IT sector, then he or she will avoid the meeting involving upgradation towards technology. So this is what fear of challenge to authority. Next is lack of confidence of superior on his subordinate. अगर सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो हमेशा सबॉर्डिनेट से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, किसी भी तरह के सजेशंस को अवॉइड करेगा। वो कोई भी काम देते हुए उसको 100 बार सोचेगा, और गलती से काम दे भी दिया तो बार बार कंफर्म करेगा, तुमने ये किया, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया। दिस इज व्हाट कि जब आपको अपने सबॉर्डिनेट के स्किल्स पर भरोसा नहीं है, देन ऑब्वियसली सुपीरियर विल अवॉइड द सजेशंस और एनी टाइप ऑफ आइडिया फ्रॉम दी सबॉर्डिनेट। देखिए, एक हमने डिस्ट्रस्ट भी पढ़ा था। डिस्ट्रस्ट हमने कहाँ पढ़ा था बताइए? अरे भाई बताओ। जी हाँ, आपने डिस्ट्रस्ट पढ़ा था साइकोलॉजिकल बैरियर में। डिस्ट्रस्ट एक सेपरेट चीज़ है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। डिस्ट्रस्ट इज बेसिकली अबाउट द बिलीफ कि आपका जब स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो गया कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन पे भरोसा नहीं कर सकते, देन द सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रस्ट अराइजेस। बट दिस इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपको उसके स्किल्स पे भरोसा नहीं है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। वैसे आपको उस पर ट्रस्ट है, आपको वो पर्सन पे कोई डाउट नहीं है कि वो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा और लाइक दैट, बट यहाँ पर आपको उसके स्किल्स पे भरोसा नहीं है कि वेदर वो काम पर्टिकुलरली अच्छे से कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यू कैन सी superiors deliberately avoid suggestion from subordinate if they have doubt on the capacity and caliber of subordinate. In other words, if superior do not have confidence on the competency of the subordinate, they may not seek their opinion. For example, if subordinate always avoid tasks assigned to him, then it will reduce the confidence of superior on subordinate. This will create the bad image of subordinate, and superior will always avoid the suggestions from him. नाउ उसके बाद मैंने जानबूझ के एक आपको डिफरेंस दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रस्ट में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिस्ट्रस्ट इज अ लैक ऑफ बिलीफ, जबकि
आपका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है दैट इज रिलेटेड टू स्किल्स. यू कैन रीड इट, बहुत सिंपल है. डिस्ट्रेस जो है वो जनरली मल्टीपल एक्सपीरियंसेस से अराइज होता है, जब आप देखते हैं कि बार बार आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर की जा रही है, जबकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इट इज रिलेटेड टू कैपेबिलिटी एंड एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल. जस्ट रीड इट डाउन, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट इज द पर्सनल बैरियर्स रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट. सबसे पहला है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. अगर सबऑर्डिनेट को लगता है कि उससे कोई गलती हो गई है या वो कोई पर्टिकुलर टास्क सही से नहीं कर पाया या कोई उसे ऐसा काम मिल सकता है जिससे वो सही से नहीं कर पाएगा, तो इनसे सच अ सिचुएशन सबऑर्डिनेट जो है वो हमेशा सुपीरियर के साथ अपना कम्युनिकेशन अवॉइड करता है, किसी भी तरीके से उसको अपनी देसी भाषा में बोलें तो टरकाने की कोशिश करता है. जैसे आप होमवर्क नहीं करते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, वैसे आप फ्रंट बेंच पे चाहे बैठते हो, उस समय आप बैक बेंच पे बैठते हो, ठीक है, आप किसी भी तरीके से अवॉइड करते हो. सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में होता है. सबऑर्डिनेट में ट्राई टू कंसील द इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेट इन अ डिफरेंट मैनर इफ सच इंफॉर्मेशन कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. अगर उसको लगता है कि इससे उसकी स्टेबिलिटी पे, जॉब स्टेबिलिटी पे खतरा है या उसके प्रमोशन पे खतरा है, ग्रोथ में खतरा है, तो ऐसी कम्युनिकेशन को वो अवॉइड करेगा. इन अदर वर्ड, सबऑर्डिनेट में नॉट बी प्रिपेयर्ड टू कम्युनिकेट विद हिज और हर सुपीरियर if they receive that it may adversely affect their interest. Just you can read out this example, बहुत सिंपल है, वही बात जो मैंने आपको बताई. Then the next is lack of proper incentive, very important. अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबऑर्डिनेट्स को रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते हैं फॉर देयर सजेशंस एंड फॉर देयर आइडियाज़, तो हमेशा सबऑर्डिनेट जो है वो कम्युनिकेशन अवॉइड करेंगे. वो कभी भी अपने अच्छे सजेशंस और आइडियाज़ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है इसके बदले में उन्हें कोई भी अवार्ड या रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. तो लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव इज ऑल्सो वर्क एज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन, वेयर द subordinates will avoid giving their suggestions and ideas to the superior, which is for the betterment of the organization. So you can read it. If there is no motivation for good suggestions, subordinates may not take initiative to communicate. This is to give and take relationship whereby both the parties get benefit or no one. Organization should design suitable incentive schemes and communicate it to subordinate for receiving their good ideas and suggestion. चलिए, तो ये आपने देखा पर्सनल बैरियर्स जो कि हमारे रिलेटेड थे सुपीरियर से एंड सबऑर्डिनेट से. बहुत सिंपल, तीनों बैरियर्स में से सबसे ज़्यादा सिंपल ही यही है. जस्ट अब उसके बाद हम बात करते हैं बेटा वेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस के ऊपर. बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड राइट इन अ कमेंट बॉक्स योर नेम, स्टेट एंड स्कूल. आई विल लव इट. एंड गूगल पर जाके राइट डाउन चंदन पोदार, review me, okay, and inform your maximum friends. In the next video I will discuss about the ways to improve communication effectiveness.